भेद या वाच्य परिवर्तन को समझने से पहले आपको कर्ता और क्रिया इन दो के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। कर्ता और क्रिया बहुत इजी वे में समझ लेते हैं पहले, ताकि वाच्य टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत क्विकली समझा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले क्रिया। क्रिया देखो, जो काम हो रहा है वह क्रिया है। काम कहां होगा? वाक्य में। जैसे ये तीन वाक्य आपको दिख रहे हैं, ये तीनों वाक्यों में जो काम हो रहा है वो क्रिया है। जैसे धोबी कपड़े धोता है, इसमें धोता है क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, काम क्या हो रहा है? उड़ना, तो उड़ रहे हैं क्रिया है। ऐसे ही शेर जोर से दहाड़ रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है? दहाड़ना, तो दहाड़ रहा है, ये क्रिया है। मतलब धोना क्रिया हो रही है, उड़ना क्रिया हो रही है, दहाड़ना काम हो रहा है। मतलब ये तीनों काम हो रहे थे, इसीलिए तीनों शब्द क्रिया है। समझ में आ गया? इस तरह से क्रिया आसानी से पहचान सकते हो। अब बात करेंगे क्रिया के साथ साथ इनके भेदों की, क्योंकि इनके भेद ही काम आएंगे अब वाच्य में। दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक कौन से होते हैं? कर्म स, मतलब स प्लस कर्म, यानी कर्म के साथ, स माने साथ, तो कर्म के साथ हुआ सकर्मक, और अकर्म माने कर्म के बिना। अब ये सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानते हैं, ध्यान से समझो। देखो, क्रिया अगर कर्म के साथ आई है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर क्रिया में कर्म है ही नहीं या पूरे वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आसान तरीके से समझते हैं। देखो, वाक्य में कर्म पहचानना होता है, क्रिया तो हम समझ गए। जैसे रसोईया खाना बनाता है, अब बनाता है ये तो क्रिया है क्योंकि ये काम हो रहा है, क्रिया तो आप समझ गए हो। लेकिन ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, ये कैसे पहचाने? मतलब बनाता है ये शब्द सकर्मक है या अकर्मक, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वाक्य में कर्म छांटना पड़ेगा। अगर वाक्य में कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि ये कर्म के साथ है या कर्म के बिना, ये कैसे पहचाने? मतलब सकर्मक और अकर्मक तो समझ में आ गया, लेकिन इसको पहचानते कैसे हैं? ध्यान से सुनो। देखो, पहले तो हमें क्रिया छांटनी है। क्रिया के आगे दो शब्द एक एक करके लगाने, यानी कौन कौन से, किसको और क्या। मतलब क्रिया छाट ली, क्रिया के साथ आपको दो शब्द लगाने। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है बनाता है, ये क्रिया है, इसके आगे पहले एक शब्द लगाएंगे, किसको बनाता है। अब देखो, इसमें उत्तर मिला, इसका हमने प्रश्न बनाया तो इसका क्या उत्तर मिला? वैसे उत्तर नहीं मिला अच्छे से। क्या बनाता है, ये दूसरा प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न लगाया तो क्या बनाता है, हां मिल गया, उत्तर मिल गया, खाना। तो अब खाना शब्द क्या हुआ? खाना शब्द हुआ कर्म। अब इससे क्या पता चला? अब इससे पता चला खाना शब्द कर्म है और बनाता है ये क्रिया है, लेकिन कौन सी? सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि ये कर्म के साथ आई है, यानी इस पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं कर्म होगा, कर्म है, इसीलिए तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। बात समझ में आई? चलो, अब आपको क्रिया समझ में आ गई, सकर्मक और अकर्मक पर समझ में आ गई। अगर हाँ, एक बात और बता देता हूं कि मान लेते हैं सकर्मक तो आप पहचान गए, लेकिन अगर इस वाक्य में कर्म ना होता, या यूं कहें किसको और क्या का उत्तर मिलता ही नहीं, दोनों में से किसी का उत्तर नहीं मिला, एक एक करके दोनों को लगाया लेकिन उत्तर नहीं मिला, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ जाना वो उसमें कर्म है ही नहीं, यानी बनाता है शब्द उस कंडीशन में अकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन कर्म मिल गया, इसीलिए हमने मान लिया कि बनाता शब्द सकर्मक क्रिया है, और ये सच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर जोर से दहाड़ रहा है। अभी जैसे मैंने बताया था ना, आपको क्या करना है, पहले तो क्रिया छाटनी है। क्रिया छाट ली, दहाड़ना, ये काम हो रहा है। लेकिन अब इसके आगे लगाओ क्या दहाड़ रहा है। देखो, एक एक करके लगाते हैं, पहले किसको लगा देते हैं या क्या लगा लो, क्या दहाड़ रहा है, क्या उत्तर मिला? अब उत्तर आप में से कईयों को मिल भी गया होगा, लेकिन मैं अगला प्रश्न पूछता हूं, उससे पहले मैं आपको जवाब दूंगा। दहाड़ रहा है, क्या दहाड़ रहा है, इसका उत्तर हो गया। किसको दहाड़ रहा है, किसको दहाड़ रहा है, ये तो जवाब नहीं मिल रहा। इसका मतलब आपने ये तो मान लिया कि इसका तो जवाब है ही नहीं। लेकिन क्या दहाड़ रहा है, कई बच्चों को जवाब मिल गया होगा। तो आपको बता देता हूं, आप गलत सोच रहे हो बच्चों। क्या दहाड़ रहा है, इसका जवाब नहीं है। आपको आपके जवाब में शायद शेर आ रहा हो कि शेर दहाड़ रहा है, इसका जवाब ये है कि शेर हो गया, शेर कर्म है। नहीं बच्चों, अरे ध्यान से देखो, कौन दहाड़ रहा है का जवाब है शेर। समझ में आया? क्या समझ में आया कि क्या दहाड़ रहा है, मतलब क्या का जवाब हमेशा निर्जीव ही मिलेगी, सजीव नहीं मिल सकता। अगर सजीव है तो कौन का जवाब तो हो सकता है या किसको का जवाब भी हो सकता है, लेकिन क्या का जवाब कभी भी सजीव चीज नहीं होगी, ये पक्की बात है। तो ये बात ध्यान रखना, क्या दहाड़ रहा है, अगर जवाब मिल रहा है शेर, शेर तो है सजीव, तो इसका जवाब ये आप गलत ही सोच रहे हो। एक्चुअल जवाब आएगा कौन दहाड़ रहा है, इसका जवाब शेर। ठीक है? क्या दहाड़ रहा है, कोई चीज थोड़ी है वो शेर, वो तो कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई ऐसा है जो सजीव है, सांस ले रहा है। तो कौन का जवाब तो हो सकता है, किसको का जवाब भी हो सकता है, लेकिन किसको का जवाब इस वाक्य में है नहीं, क्या का जवाब भी नहीं है, वो आप गलत ही सोच रहे थे। ठीक है? और एक और क्रॉस चेकिंग कर सकते हो इस तरीके से कि अभी आप कर्ता समझ जाओगे ना, जब अभी मैं कर्ता ही समझाऊंगा इसके बाद, तो कर्ता जब समझ जाओगे तो समझ में आएगा शेर तो करता है, तो करता है तो वो कर्म नहीं हो सकता है ना। कारक होते हैं 8, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो एक शब्द एक ही कारक हो सकता है, दो कारक नहीं हो सकते। तो जब ये करता है तो वो कर्म कारक नहीं हो सकता, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये आपने कभी ना कभी याद किए होंगे। तो कारक तो हमेशा एक शब्द एक ही रहेगा, मतलब एक शब्द एक कारक ही रहेगा, दोनों कारक नहीं हो सकते। तो शेर कर्ता कारक है, ये बात मान लो। ठीक है? अभी मैं कर्ता समझा दूंगा तो आप खुद ही मान जाओगे। तो दहाड़ रहा है, इसका जवाब क्या दहाड़ रहा है, इसका जवाब भी नहीं है। किसको दहाड़ रहा है, इसका जवाब भी नहीं है। तो जब किसको और क्या, इन दोनों में से किसी का जवाब ना हो तो समझ जाना वो अकर्मक क्रिया है, मतलब दहाड़ रहा है ये शब्द अकर्मक क्रिया कहलाएगी। बात समझ में आई? अब आप सोच रहे हो कि कौन दहाड़ रहा है, तो जवाब है ना, अरे जवाब तो किसी ना किसी का तो मिल ही जाएगा। आपको तो सिर्फ ये दो ही लगाने हैं, किसको और क्या, इसके अलावा तीसरा वर्ड ऐड मत कर देना। समझ में आ गई? चलो, अब आपने क्रिया समझ ली और सकर्मक अकर्मक क्रिया, इसके भेद भी समझ ली। अब कर्ता कारक पहचानने की बारी है। देखो, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ध्यान से समझ लो, जैसे आदित्य पतंग उड़ा रहा है, क्रिया आप समझ चुके हो, उड़ा रहा है, ये काम हो रहा है। क्रिया को करने वाला कौन है, यानी आदित्य। अब ये करने वाला आदित्य है तो ये क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। याद रखना, एक ही लाइन याद रखनी है कि क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाच्य के लिए, इसलिए बता रहा हूं। आदित्य पतंग उड़ा रहा है क्रिया है, क्रिया को करने वाला आदित्य कर्ता कारक है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, तो दहाड़ने वाला कौन, शेर, इसीलिए शेर हुआ कर्ता कारक। चलिए, कछुआ धीरे धीरे रेंगता है, रेंगता है क्रिया है, पहचान लिया, क्योंकि काम जो हो रहा है वो रेंगना हो रहा है, और काम किसको कहते हैं, क्रिया को। तो क्रिया ये हो गई। अब रेंगता है क्रिया है, रेंगने वाला कौन, मतलब क्रिया को करने वाला कौन, कछुआ, कछुआ हुआ कर्ता कारक। तो अब आपने क्रिया समझ ली, अब आपने कर्ता समझ लिया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वाच्य के लिए, इसीलिए ये करवाई गई जल्दी जल्दी में। लेकिन आप इसको और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाकर देख लेना, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा ये लिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ वाच्य भेद पे, मतलब वाच्य भेद को पहचानने के तरीके। पहले उससे पहले वाच्य के जो भेद होते हैं उनको समझ लो। क्या कि वाच्य के दो भेद होते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में आए तो कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य लिख सकते हो, लेकिन अकर्तृ के भी दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
बात समझ में आई? अब इसके अंदर एक कैच है, क्या है कि वाच्य के दो भेद होते हैं, लेकिन इन दोनों को आपको कहीं पर लिखना नहीं है। इन दोनों का मतलब इन दोनों में से एक, वो है अकर्तरी वाच्य। अकर्तरी वाच्य आप नहीं लिखेंगे कहीं पर भी। जब भी कोई एग्जांपल आ जाए कि भेद बताओ, तो आप अकर्तरी वाच्य नहीं लिख सकेंगे। क्यों? क्योंकि कर्तरी वाच्य तो अकेला है, वो तो आप लिख सकते हो, लेकिन अकर्तरी के भी दो भेद होते हैं, तो आप इन दोनों में से लिखेंगे। कहने का मतलब आसान भाषा में समझो कि आप जब भी कोई वाक्य आ जाए, उसका वाच्य भेद बताना पड़े, तो कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में से ही बताना है। आप अकर्तरी वाच्य भेद मत लिख के आ जाना। जब आपसे ये पूछा जाए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तब आप ये बता सकते हो कि दो भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य और अकर्तरी वाच्य। लेकिन जब आपको भेद मतलब ऐसे पूछा जाए कि कोई वाक्य दे दिया, उसका भेद बताना है, तब आपको कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में से ही लिखना है, या यूं कहें कि इन तीनों को ही समझना है आपको, अकर्तरी वाच्य को नहीं समझना। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं कि इनको पहचानने की ट्रिक कैसे, मतलब कोई भी सेंटेंस आ गया, उस सेंटेंस में ये तीनों कैसे पहचानेंगे। बहुत इजी ट्रिक है, ये 4 स्टेप है। 4 स्टेप में आपको ये याद रख लो, चाहे एक्सरसाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी है। देखो, सबसे पहला है कर्ता छाटो। मतलब एक वाक्य आ जाएगा XYZ, कोई भी वाक्य मान लो, उसमें सबसे पहले कर्ता ही छाटना है। कर्ता के साथ, ये दूसरा स्टेप है। अब कर्ता छाट लिया, कर्ता छाटने के बाद अब आपको देखना है कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा, यानी ये 3 चीजें, फिर से बोल रहा हूं, से, द्वारा या के द्वारा, इन 3 चीजों में से यदि कोई भी चीज नहीं है, किसके साथ? कर्ता के साथ। कर्ता के साथ अगर इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है, तो वे वाक्य क्या कहलाएगा? कर्तरी वाच्य कहलाएगा। जैसा मैंने यहां पर भी साइड में लिख दिया है। 2 स्टेप से ही आपको क्लियर हो गया कि कर्तरी वाच्य क्या होता है। लेकिन इन केस कर्ता के साथ ये 3 चीजें हुई तो क्या करेंगे? यदि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा होगा, तो समझ जाना या तो वो कर्मवाच्य है या भाववाच्य है ना। समझ गए? 3 स्टेप हो गए, है ना। अभी आपका एक स्टेप बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि अभी तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में पता लगा कि इन दोनों में से एक है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा, ये तो अभी आपको बताना है। कैसे? वो चौथे स्टेप से पता चलेगा। पहले उस वाक्य की क्रिया को देखना है। अगर सकर्मक क्रिया हुई तो वो कर्मवाच्य है, और अगर वो क्रिया अकर्मक क्रिया हुई तो वो भाववाच्य है। बस सिंपल से 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप पहली बार देख रहे हो तो पक्का थोड़ी एक्सरसाइज से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी एक्सरसाइज भी करवा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हरीश अखबार पढ़ता है, क्योंकि अभी स्टेप्स को पढ़कर ही तो थोड़ी समझ में आ गया। अभी तो कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, हरीश अखबार पढ़ता है, आपको क्या करना है? सबसे पहले कर्ता छाटना है। अब कर्ता कैसे छाटते हैं? अभी 2 मिनट 4 मिनट पहले बताया ना। क्रिया को करने वाला, क्रिया है पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन? हरीश। हरीश है कर्ता। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब देखना है कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा, ये तीनों यहां पर भी लिख दिया मैंने। ये 3 अगर नहीं है कर्ता के साथ, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो समझ जाना वो कर्तरी वाच्य है। यहीं पर ही क्लियर हो गया कर्तरी वाच्य। ठीक है, तो बस इतना ही था। 2 स्टेप में आप लिखाओगे कर्तरी वाच्य। लेकिन इसी सेंटेंस को से के साथ देखते हैं। जैसे हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। क्लियर है? अभी ये वाक्य तो आ गया, लेकिन पहला स्टेप देखो, कर्ता छाटो, कर्ता छाट लिया हरीश। क्या इसके साथ से, द्वारा, के द्वारा है? हाँ, इसमें से कोई एक होना चाहिए। से आया हुआ है, कोई भी आए, इन तीनों में से ऐसा कुछ नहीं है कि यही आए, कोई तीनों में से कोई भी चीज, क्योंकि तीनों एक ही चीज है। इसका बस एक तरह का पर्यायवाची कह सकते हो एक दूसरे के। तो हरीश के साथ से आ गया तो ये दूसरा स्टेप से तो हमें तीसरा स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन तीसरा स्टेप तभी लेना जब पहले 2 स्टेप कवर अप कर लो। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं? सीधा ही तीसरे स्टेप पर पहुंच जाते हैं। इस कंडीशन में तो बच्चों आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। तो क्या करना है आपको? हरीश यानी कर्ता छाटना है, कर्ता के साथ से देखना है, अगर है तो तीसरा स्टेप देखना है। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य हो गया, है ना। ये पूरा सेंटेंस या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य। कैसे पहचानेंगे? क्रिया छाट कर। सकर्मक क्रिया है तो सकर्मवाच्य, और अकर्मक है तो भाववाच्य। जैसे देखो, पढ़ा जाता है, ये क्रिया है। क्रिया के आगे क्या लगाओ? क्या और किसको लगाना था ना? किसको पढ़ा जाता है? इसका जवाब आ रहा है। क्या पढ़ा जाता है? इसका जवाब आ रहा है। दोनों में से किसी एक आंसर आना चाहिए। क्या जवाब आ रहा है? अखबार। क्या पढ़ा जाता है? अखबार। तो अखबार क्या हुआ? कर्म। जब अखबार कर्म हुआ तो इसका मतलब पढ़ा जाता है, ये जो क्रिया है, ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और जब सकर्मक क्रिया होगी तो ये कर्मवाच्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वाला पूरा सेंटेंस कर्मवाच्य है। ये जो नीचे के 2 वाक्य लिखे हुए हैं, ये आपको ये दिखाने के लिए कि से, द्वारा और के द्वारा में कोई अंतर नहीं है। देख लो, हरीश से अखबार पढ़ा जाता है, हरीश द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, हरीश के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। मतलब तीनों एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तीनों ही क्या कहलाएंगे? कर्मवाच्य कहलाएंगे। ये तीनों ही कर्मवाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये दोनों वाक्य तो हो गए। हरीश अखबार पढ़ता है, कर्तरी वाच्य। हरीश से अखबार पढ़ा जाता है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। अब इस वाक्य की बात करें तो देखो, ध्यान से देखो, पहले तो हमें कर्ता छाटना है। सबसे पहला स्टेप, कोई भी वाक्य आ जाए, कैसा भी वाक्य है, पहला स्टेप हमें फॉलो करना है। कर्ता छाटो, कर्ता बच्चे। कर्ता के साथ क्या देखना है? से, द्वारा या के द्वारा। इसके साथ कुछ है? नहीं। जब नहीं है तो फिर वो कर्तरी वाच्य है। सिंपल। चलिए अब आगे थोड़ा 1-2 स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। दादी मां से चला नहीं जाता। अब देखो, पहला काम क्या है? पहला काम है कर्ता छाटना। कर्ता है क्रिया को करने वाला कर्ता, यानी चला नहीं जाता क्रिया है, और क्रिया को करने वाला है दादी मां। जब दादी मां आ गया तो मतलब कर्ता आ गया। कर्ता आ गया तो मतलब इसके साथ से, द्वारा या के द्वारा देखना है। यहां तो है, तो इसका मतलब दूसरा स्टेप तो काम नहीं कर रहा। तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा मतलब कर्मवाच्य भाववाच्य में होगा। चौथा स्टेप में पता चलेगा क्रिया कौन सी है। क्या चला नहीं जाता? इसका तो कोई जवाब नहीं है। किसको चला नहीं जाता? अब इसका भी कोई जवाब नहीं है। हालांकि कई बच्चों को मिल गया होगा। किसको नहीं चला जाता? दादी को नहीं चला जाता, मेरी दादी मां को नहीं चला जाता। तो अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो, सही बात बता रहा हूं, कर्ता कारक आपने छाट लिया ना, तो वो दूसरे कारक नहीं हो सकते। अगर आप ये मान लो कि दादी मां कर्ता कारक तो है ही, क्योंकि क्रिया को करने वाला है, लेकिन कर्म कारक भी यही है, क्योंकि क्या और किसको का जवाब मिल रहा है? नहीं भाई, एक जगह पे 2 कारक नहीं हो सकते। मतलब एक ही शब्द 2 कारक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या मतलब समझ में आया कि ना तो क्या का जवाब मिला, ना किसको का जवाब मिला, इसीलिए ये भाववाच्य है। मतलब अकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया होती है भाववाच्य में। या मतलब ये 4 स्टेप अगर एक-एक करके सारे अगर फॉलो कर लो तो 100%, 99 नहीं, 99.99 भी नहीं, 100% आप ठीक होगे। बस इस 4 स्टेप को फॉलो कर लेना। गलती कहां होती है? गलती होती है वहां पर जहां सीधे ही तीसरे स्टेप पर पहुंच जाते हैं, जहां चौथे स्टेप पर ही पहुंच जाते हैं, सीधा ही क्रिया देखने लग जाएंगे कि सर क्रिया तो अकर्मक है, अकर्मक है तो भाववाच्य है। अरे कर्ता कौन दिखेगा? कर्ता तो छाटा नहीं, उससे पहले ही डिसीजन ले लिया, दूसरा स्टेप फॉलो किया नहीं, तीसरा तो बाद की बात है, चौथे पे पहुंच गए। ऐसा मत करना बस। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको ये लिख के दिखा रहा है कि क्या चला नहीं जाता। इसका जवाब नहीं मिल रहा, किसको चला नहीं जाता? कई बच्चों को जवाब मिल गया होगा, लेकिन इसका सही जवाब है किससे चला नहीं जाता, है ना। इसका जवाब आएगा दादी मां, लेकिन किससे तो लगाना ही नहीं।
हमने तो क्या और किसको लगाना था बस। चलो अब ये दो प्रश्न है आपके लिए। माली बगीचे में पौधे लगा रहा है, नौकर से कांच का गिलास टूट गया। अच्छे से इन 4 स्टेप को फॉलो करो, मुझे लिख के बताना कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा देना ताकि मैं और अच्छे से जान सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और लेवल पर, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मरीज को दवाई पिला दी। अब एक सेंटेंस आ गया। अब आप में से सबसे पहला ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे। देखते हैं। देखो, मरीज को दवाई पिला दी, करता छाटो। कई बच्चों ने तो ऑलरेडी छाट भी लिया होगा, अगर मैं यहां पर ना लिखता तो। मरीज, ये मरीज जो है ना, ये करता है। कई बच्चों ने छाट भी लिया होगा, लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था करता कैसे छाटते हैं। क्रिया को करने वाला करता होता है। क्रिया को करने वाला कौन सा? अब देखो क्रिया छाटो। पहले क्रिया देखो, मरीज को दवाई पिला दी। क्या काम हो रहा है? काम क्या हो रहा है यहां पर? दवाई पिलाना। पिलाना काम हो रहा है ना, तो ये पिला दी गई, ये जो पिला दी शब्द है ना, ये क्रिया है। और जब क्रिया आ गई तो क्रिया को करने वाला कौन है? मरीज। अरे नहीं भाई, मरीज खुद थोड़ी पी रहा है, पिला दी, किसी ने पिला दी। चाहे वो नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, उसकी मां क्यों ना हो, उसका कोई दोस्त क्यों ना हो, किसी ने भी पिलाई हो, हमें क्या मतलब? हमने तो करता देखना था, लेकिन करता तो है ही नहीं, इस वाक्य में ही नहीं है। और जब वाक्य में पूरा करता ही नहीं है, पूरे वाक्य में, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? क्योंकि सर ने तो बताया था करता छाटो, लेकिन करता तो है ही नहीं। तो अब इस केस में क्या करोगे? क्या दूसरा स्टेप चलोगे? अरे दूसरा स्टेप भी नहीं फॉलो हो सकता, क्योंकि करता के साथ देखना है ना, से द्वारा या के द्वारा। अब करता ही नहीं है तो उसके साथ से द्वारा या के द्वारा तो कहां से आएगा, है ना? तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप तीसरे स्टेप पर चले जाओगे। जबकि ऐसा नहीं करना, मैंने बार बार बोला है, फिर बोल रहा हूं, पहले पहला स्टेप ही फॉलो करना है, दूसरे पे भी नहीं बढ़ना, तीसरे पे तो दूर की बात है। पहले स्टेप कैसे फॉलो होगा जब है ही नहीं? तो अब उस केस में आप अपनी तरफ से करता लगाएंगे। अपनी तरफ से लगाने का मतलब कुछ भी लगाइए, मोहन, मुकेश, राम, कुछ भी, मां, नर्स, डॉक्टर, कुछ भी करता लगाइए, अपनी तरफ से लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राम लगाया यहां पर, राम मरीज। अब यहां पर राम लगाया करता, क्योंकि यहां पर आएगा शुरू में, तो अब उस केस में आपके साथ 3 कंडीशन हो सकती है। 3 कंडीशन कैसे? राम लगाया तो वाक्य बनेगा राम मरीज को दवाई पिला दी। राम मरीज को दवाई पिला दी। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये तो वाक्य ही नहीं बना भाई। तो जब वाक्य ही नहीं बन रहा, तो दूसरा एक और कंडीशन भी लगा सकते हो, राम से मरीज को दवाई पिला दी। राम से मरीज को दवाई पिला दी, ये भी वाक्य नहीं बन रहा। लेकिन इसके साथ अगर ने लगा दिया जाए, राम ने मरीज को दवाई पिला दी, क्योंकि ये भूतकाल है ना, भूतकाल कर्ता के साथ ने आ ही जाता है अगर वो कर्तृवाच्य हुआ तो राम ने मरीज को दवाई पिला दी। हाँ, ये वाक्य सही बन गया। राम ने मरीज को दवाई पिला दी, ये वाक्य तो बन गया। अब बाकी स्टेप ऐसे कैसे फॉलो कर लो? करता आ गया, करता के साथ से द्वारा या के द्वारा है नहीं। अब जब यहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला वाक्य है कर्तृवाच्य हुआ। अब इससे क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिली कि हर बार करता शुरू में नहीं मिल जाता। मरीज को देखते ही करता मत समझ लेना, पहले छाटना है क्रिया, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। इस तरह से छाटोगे बहुत इजी हो जाएगी। इसीलिए मैंने 5-7 मिनट पहले कर्ता और क्रिया ही समझाए थे। अब आपको वाच्य भेद पहचानना बहुत इजीली आ गया है। लेकिन वाच्य में सिर्फ वाच्य भेद ही नहीं होता, वाच्य परिवर्तन भी करना होता है। वाच्य परिवर्तन कैसे समझे? उसके लिए भी कुछ स्टेप है, बस 3 ही है इसमें। पहला स्टेप तो वही है जो याद ही है, करता छाटो। दूसरा कर्ता के साथ, दूसरा भी कुछ वैसा ही है। देखो, कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा, यदि नहीं है तो लगा दो, और यदि है तो हटा दो। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। वाच्य परिवर्तन होता क्या है? वाच्य परिवर्तन होता है कि एक वाक्य आ जाएगा और उस वाक्य का परिवर्तन करना होगा दूसरे वाक्य में, दूसरे वाच्य में, तो उसको कहेंगे वाच्य परिवर्तन करना। तो अब जैसे सुमित गिटार बजाता है, ये इसका वाच्य परिवर्तन करना है हमें। आ गया, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो वाच्य परिवर्तन आप कैसे करें? सुमित गिटार बजाता है, पहला कर्ता छाटो। अगर कर्ता छाट लिया, जैसे हमने छाट रखा है, सुमित कर्ता का कारक है। इसके बाद कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा, यदि नहीं है तो लगा दीजिए, और यदि है तो हटा दीजिए। ये दूसरा स्टेप है। अब देखो, से, द्वारा या के द्वारा, ये 3 है, इनमें से कुछ भी है? नहीं है। नहीं है तो क्या करना है? लगाना है, और लगा हुआ है तो हटाना है। बस सिंपल सा है ना? सुमित से, अब यहां पर से, द्वारा या के द्वारा, तीनों में से कुछ भी लगाओ, आपके ऊपर है, कोई इससे बेकार नहीं होगा वाक्य। देखो, सुमित द्वारा या सुमित के द्वारा या सुमित से गिटार बजाया। अब ऐसा लिखो, मान लेते हैं यही लिख लेते हैं उत्तर। देखो, वैसे तो ये बनेगा क्या? सुमित द्वारा गिटार बजाया जाता है, बन गया। लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे? सुमित के साथ से, द्वारा या के द्वारा ही लगाना है, लगा दिया। सुमित से गिटार बजाता है, जो मैंने यहां लिखा हुआ देखो, सुमित द्वारा, अब से नहीं है तो द्वारा लगा दो। सुमित द्वारा गिटार बजाता है, मतलब द्वारा से या के द्वारा में से लगा सकते हैं, तो मैंने यहां द्वारा लगा दिया। सुमित द्वारा गिटार बजाता है, क्या ये वाक्य बना? अरे वाक्य ही नहीं बन रहा, थोड़ा तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। क्रिया भी चेंज होगी, थोड़ी बहुत होगी। जैसे सुमित से, अगर यहां सुमित से या द्वारा लगाओगे, सुमित द्वारा गिटार बजाता है नहीं आएगा, यहां हो जाएगा बजाया जाता है। इस तरह से हो जाएगा, अपने आप ही होगा ये। आप हिंदी में वाक्य बनाओगे ना, वाक्य तो बहुत सालों से बनाते आ रहे हो, तो जैसे जैसे सिंपल तरीके से बनाते चलोगे, आपको समझ में आएगा कि ये पूरा सेंटेंस अशुद्ध है, बेकार बन रहा है, उसको थोड़ा सा तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो क्रिया अपने आप ही उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। बजाता है कि बजाया हो जाएगा, बजाया जाता है अपने आप ही। अब वैसे तो ये 2 स्टेप से ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन तीसरा स्टेप भी मैंने यहां पर शामिल किया है। क्यों बनाया है? क्योंकि कई बच्चे यहां पर गलती करेंगे। क्या? तीसरा स्टेप ये है कि परिवर्तन करने के बाद क्रिया जिस काल में थी उसी काल में रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है तीसरे स्टेप में। क्या? जैसे क्रिया जिस काल में थी उसी काल में रहे। अब वो कैसे? जैसे बजाता है, ये क्या, कौन सा काल है? वर्तमान काल। ता है वर्तमान काल है ना, तो यहां पर भी वर्तमान काल ही रहे, इसको भूतकाल भविष्य काल मत बना देना। जैसे सुमित द्वारा गिटार बजाया जाएगा, परिवर्तन तो हो गया, लेकिन आपने सेंस बदल दी। सेंस नहीं बदलनी, अर्थ नहीं बदलना, आपने इसको फ्यूचर कर दिया। या सुमित द्वारा गिटार बजाया जा चुका है, ये क्या हुआ? भूतकाल हो गया, जबकि ये वर्तमान काल था, है ना? तो ये भी गलत हुआ। और एक चीज और गलत हुई, क्या? सुमित द्वारा गिटार बजाया जा रहा है, अब ये तो वर्तमान काल है ना, ये भी वर्तमान काल है, तो काल तो वही है मान लिया, लेकिन यहां पर ता है आया हुआ है, तो यहां पर रहा है आ गया, जो कि गलत है। आपको ता है का परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन बस इतना हो सकता है कि ता है की जगह ती है या ते हैं आ जाता है कई बार, तो बस इतना ही रखना है। लेकिन ये रहे, जैसे यहां पर आया बजाया जाता है, ता है आया हुआ है, तो रहा है गलत है, चुका है गलत है, जाएगा गलत है, क्योंकि ये सब इससे अलग हो रहे हैं। तो इसीलिए तीसरा स्टेप फॉलो करना है। परिवर्तन करने के बाद क्रिया जिस काल में थी, जैसी स्थिति में थी वैसी ही रहे, मतलब स्थिति वैसी रहेगा, मतलब यही है कि काल ना बदले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मनीषा चित्र बना रही है, इसका भी वाच्य परिवर्तन करना आ गया। वाच्य परिवर्तन करो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कर्ता छाटोगे, जैसा कि पहले स्टेप नहीं है, उसके साथ से द्वारा या के द्वारा नहीं है तो लगा हुआ तो हटा दो। कैसे? मनीषा से, अब क्योंकि यहां पर नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा। मनीषा से चित्र बनाया जा रहा है, ध्यान से देखो, यहां रही है, यहां पर भी रहा आ गया, तो मतलब क्रिया वही रही। तीसरा स्टेप यही है
कि क्रिया वैसी ही रही, तो बना रही है कहा जाएगा बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? चित्र। यहां चित्र बना रही है कहा जाएगा चित्र बनाया जा रहा है, क्योंकि से लगाने से बना रही है, अगर एज इट इज लगा दोगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे मनीषा से चित्र बना रही है, कोई वाक्य ही नहीं बना, है ना? तो कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा, जैसे यहां पर किया गया है। अपने आप ही होगा, थोड़ी बहुत तो इतनी सेंस होगी ही। चलो, वाक्य है अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा चुका था। अब इसका वाच्य परिवर्तन करो। देखो, सबसे पहले कर्ता छांटना है। पढ़ाने वाला कौन? अध्यापक। अध्यापक के द्वारा आ गया। अब के द्वारा आ गया तो से द्वारा या के द्वारा अगर है तो हटाना ही होता है ना, दूसरे स्टेप में तो हटाना है। अध्यापक पाठ ये तो हो गया, पढ़ाया जा चुका है, पढ़ा चुके थे। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ऐसे लिखते अध्यापक पाठ पढ़ाया जा चुका है, ये तो गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर हटाना है। तो अध्यापक पाठ पढ़ा चुके थे, ये वाक्य बन जाएगा परिवर्तन करने के बाद। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर चुका था आया हुआ है, यहां पर चुके आ गया, तो ये था आया हुआ था, यहां पर थे आ गया। इतना थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, यानी कई बार कई बार एक वचन में हो जाता है, कई बार बहुवचन में भी हो जाता है। हालांकि है तो वचन सेम ही, लेकिन मात्रा की वजह से लगता है कि ये जो वचन है ना बदल गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। चलो, तो आप यहां तक तो समझ गए। अब यहां देखो, 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, तीनों सेंटेंस में कुछ कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे कर्म वाच्य में बदलो, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपसे ऐसा ही पूछा जाता है कि कर्म वाच्य बदलो। अब आप कहोगे कि सर आपने वाच्य परिवर्तन तो बताए थे कि वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, 3 स्टेप से उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये तो बताया नहीं कि कर्म वाच्य में बदलो, ये कैसे बदलते हैं, भाव वाच्य में बदलो। अरे पर्टिकुलर वाच्य में तो नहीं बताए सर ने, तो सिर्फ वाच्य परिवर्तन बताए थे। तो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि आप चाहे वाच्य परिवर्तन करो, चाहे कर्म वाच्य में बदलो, चाहे भाव वाच्य में बदलो, चाहे कर्तृवाच्य में बदलो, कैसे ही बदल लेना, मतलब ये 3 स्टेप फॉलो कर लेना, अपने आप ही उसी में बदल जाएगा जिसमें वो चाह रहा है। एग्जामिनर जो चाह रहा है ना, उसमें वो अपने आप ही बदलेगा। मतलब आप कर्म वाच्य में बदलो या ये 3 स्टेप में बदलो, 3 स्टेप को फॉलो कर लो, बात वही है, एक ही बात है। समझ गए? तो आपको इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, स्टेप्स यही फॉलो करने हैं, अपने आप ही वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा जिसमें पूछा गया। चलो, अब ये 3 सेंटेंस में आप कोई भी 2 कर देना या 1 कर देना, बस करके दिखाना कमेंट बॉक्स में। देखना चाहता हूं कितने बच्चे जो ठीक समझ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो नहीं की है तो बच्चों, आपकी मेहनत ही आपके लिए तो कर रहा हूं, जल्दी से कर दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे मेहमानों में मिठाई बांट दी गई। अब इसको कर्तृवाच्य बदलना है, कर्तृवाच्य बदलना है, वाच्य परिवर्तन करने की बात है। मेहमानों में दवाई बांट दी गई, अब कर्ता छाटो। सबसे पहले आप क्या करोगे? मेहमानों, ये कर्ता है। अरे नहीं नहीं नहीं, वही गलती करोगे ना, क्या कि बांट दी गई ये क्रिया है, किसने बांटी? क्रिया को करने वाला कौन? कभी क्रिया को करने वाला तो है ही नहीं। यहां तो जिसको बांटी गई वो तो है, लेकिन जिसने बांटी वो नहीं है। तो आप क्या करोगे? दूसरे स्टेप पर चलोगे? नहीं, क्या करोगे? वही पहले वाला तरीका, कर्ता अपनी तरफ से लगाना है, कुछ भी लगा देना, राम, मोहन, मुकेश, नर्स, डॉक्टर, लोग, सरकार, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। जो यहां पर मैंने लिख दिया वो मान लेते हैं एक बार। मुकेश द्वारा मेहमानों में दवाइयां बांट दी गई। अब कई बार वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि आप सिर्फ मुकेश लगाओगे। मुकेश मेहमानों में मिठाई बांट दी गई, कोई वाक्य ही नहीं बना, इसलिए कई बार से, द्वारा, ने, इनका प्रयोग करके देखना, वाक्य बन जाएगा। तो मुकेश द्वारा मेहमानों में मिठाई बांट दी गई, दवाई कर रहा हूं, मिठाई बांट दी गई, तो ये वाक्य बन गया। ये तो आ गया क्वेश्चन कर्ता के साथ। अब परिवर्तन तो अब करना है, कर्ता आ गया, कर्ता छाट लिया, इसके साथ से द्वारा आया हुआ है, इसको हटाना है। तो मुकेश ने मेहमानों में मिठाइयां बांट दी, बार बदलती हुई है, मुकेश ने मेहमानों में मिठाई बांट दी। अब ये वाक्य तो बन गया, उत्तर तो बन गया, परिवर्तन तो हो गया, लेकिन एक गड़बड़ अभी भी है। वो क्या? कि मुकेश द्वारा, ये मुकेश हमने अपनी तरफ से लगाया था, सेंटेंस में नहीं था, एग्जाम में नहीं था, तो अब आपको ये हटाना भी है, परिवर्तन भी ये ध्यान रखना। भेद में क्या होगा? भेद में तो सीधा भेद लिख दोगे। आपने अपनी तरफ से कर्ता लगाया और आपने भेद लिख दिया, भेद में तो पता भी नहीं चला क्योंकि आपने वो रफ काम किया। लेकिन यहां पर तो परिवर्तन किया आपने, परिवर्तन में आप कर्ता ऐड करके आ जाओगे। मुकेश ने मेहमानों में मिठाई बांट दी। अब इस केस में क्या होगा? ये कर्ता तो अपनी तरफ से लगाया था, एग्जाम में तो था भी नहीं, इसको काटना भूल गए, नंबर कट जाएंगे। तो ये काटना मत भूलना, तो ये काट दोगे तो एक्चुअल जो उत्तर बनेगा आपका, जो आपको फेयर में लिख के आना है, उत्तर में वो लिखना है मेहमानों में मिठाई बांट दी। मतलब ये हटा देना है, क्योंकि ये हमारी सुविधा के लिए हमने लगाया था, बस ये हटाते ही उत्तर आ गया। अब इसी चैप्टर को, मतलब इसी टॉपिक को आप और अच्छे से समझना चाहते हो, ढेर सारी प्रैक्टिस करना चाहते हो एमसीक्यू के रूप में या बिना एमसीक्यू के रूप में, तो बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली जाइए, फ्री क्रैश कोर्स का लिंक मिल जाएगा हिंदी व्याकरण के नाम से, आपको उसमें आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएंगे। अब वाक्य, ये रचना की दृष्टि से जो वाक्य है आपका टॉपिक, इसमें 3 चीजें आती है। क्या क्या आती है एग्जाम में? वाक्य भेद आते हैं, वाक्य परिवर्तन आते हैं और उपवाक्य आते हैं। मतलब ये 3 चीजें हमें समझनी है। पहले वाक्य भेद को समझेंगे। वाक्य भेद को समझने से पहले आपको ये बताता हूं कि वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। लेकिन आपके सिलेबस में रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है, ये वाला तो है ही नहीं, ये 9th क्लास में सीबीएसई में आ जाता है, लेकिन आपके ये वाला होगा। तो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। बहुत इजी है, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आप समझ जाओगे, देखते जाइएगा बस। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। ये 3 सेंटेंस को ध्यान में रखिए। आगे आजू बाजू कई चीजें लिखी हुई हैं, क्रिया, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये अभी कंसंट्रेट मत करो, मैं समझाता जाऊंगा आपको, चिंता ना करो। देखो, अब ये 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये तीनों में अंतर क्या है? सीधा सीधा अंतर है, पहले वाले में यानी सरल वाले वाक्य में एक ही क्रिया होती है, ये इसकी पहचान है। क्रिया आप समझ चुके हो, आई थिंक सो, बहुत अच्छे से। क्रिया कैसे पहचानते हैं तो पहचान लिया, तो अगर एक ही क्रिया पूरे वाक्य में तो वो सरल वाक्य है। 2 क्रियाएं हुई, इन केस 2 क्रियाएं हुई तो या तो वो संयुक्त वाक्य या वो मिश्रित वाक्य, इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से कैसे पहचानेंगे वो भी तरीका बताऊंगा, लेकिन सरल वाक्य तो समझ आ गया ना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कितनी क्रिया है? पढ़ता है, क्रिया एक है, और क्रिया जब एक है तो वो सरल वाक्य है। समझ में आया? अब एक वाक्य यहां पर भी है, एक वाक्य यहां पर भी है, दोनों में 2 क्रियाएं हैं। जैसे पढ़ता है, खेलता है, ये पढ़ता है क्रिया है, खेलना भी क्रिया है, 2 क्रियाएं हैं। यहां पर राम ने कहा, कहना भी क्रिया है, खेलना भी क्रिया है, यहां पर भी 2 क्रियाएं हैं, दोनों में 2 क्रियाएं हैं, दोनों में 2 क्रियाएं हैं, तो मतलब संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य ही होंगे। अब कैसे पहचानेंगे? ध्यान से समझो। अगर आपके सामने 2 पूरे वाक्य दिख रहे हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर लिख दिया मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य, श्याम क्रिकेट खेलता है ये दूसरा वाक्य। अगर ये 2 पूरे वाक्य आपको लग रहे हो, दिख रहे हो, तो समझ जाना वो संयुक्त वाक्य है। लेकिन इन केस इन दोनों में से या दोनों में से कोई भी, आगे वाला या पीछे वाला, अगर एक भी अगर आपको अधूरा लगे तो समझ जाना वो मिश्रित वाक्य होगा। अधूरा कैसे? जैसे राम ने कहा, अब मैंने यहां पर अलग से लिख दिया, राम ने कहा। अब आपके मन में तो जिज्ञासा आती है ना, क्या कहा, या मतलब ये अधूरा वाक्य अपने आप ही लग रहा है ना? तो जब ऐसा केस आ जाए ना तो समझ जाना मिश्रित वाक्य है। मतलब अभी तक आप, मुझे पता है आप कब समझोगे, तीनों
मुझे पता है, आप चिंता मत करना, अभी भी आपको कंफ्यूजन काफी है। हाँ, थोड़ा हद तक आपको सरल वाक्य समझ में आ गया क्योंकि एक ही क्रिया होती है। दोनों अभी भी कंफ्यूजन में है, आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। देखो, सीता बाजार से फल लाई। अब इसमें ध्यान से देखो, क्रिया छाटनी है, सबसे पहले क्रिया छाटनी है। क्रिया तो आपने छाट ली, लाई, फल, लाना, ये क्रिया है। अब ये एक ही क्रिया है तो सरल वाक्य हो गया। अब आगे जाते हैं, बादल घिरे लेकिन वर्षा नहीं हुई। अब इसमें दो वाक्य हैं, घिरना और हुई यानी होना, ये दो क्रियाएं हैं, दो वाक्य हैं, दो क्रियाएं हैं, एक ही बात है। बादल घिरे ये एक वाक्य हो गया, वर्षा नहीं हुई दूसरा वाक्य हो गया। दोनों पूरे पूरे अर्थ दे रहे हैं, मतलब अलग से लिख दिया जाए बादल घिर गए, है ना, बादल घिरे, ये एक अलग से लिख दिया जाए तो पूरा अर्थ दे रहे हैं। वर्षा नहीं हुई ये भी पूरा वाक्य है क्योंकि ये पूरा अर्थ दे रहा है। तो ऐसे केस में संयुक्त वाक्य होता है जब तो दो पूरे पूरे वाक्य हो और एक बीच में योजक हो। योजक माने जोड़ने वाला, जोड़ने वाला और भी हो सकता है, लेकिन भी हो सकता है, क्योंकि भी हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दो पूरे पूरे वाक्य होंगे दो क्रियाओं के साथ। ऐसे केस में संयुक्त वाक्य होगा। समझ में आया? अब यहां पर देखो, दादी जी ने समझाया, अब इतना कहकर रुका नहीं जाता, या कोई लिख रहा हो तो इतना नहीं लिखेगा, दादी जी ने समझाया। अब क्या समझाया, वो बात जिज्ञासा मन में आ जाती है। झूठ बोलना पाप होता है, हाँ, ये वाक्य अलग से लिख दिया जाता है ना तो ये पूरा है, लेकिन ये अधूरा है। जब अधूरा वाक्य लगे तो वो मिश्रित वाक्य होगा। योजक इसमें भी होता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला इसमें भी होता है, जैसे कि, क्योंकि, कुछ भी हो सकता है इसमें भी। तो अब आप ये सोच रहे हो कि इनका बता दो कि ये लेकिन किसमें आता है, की किसमें आता है, संयुक्त और मिश्रित में। कुछ नहीं पता बच्चों, कई बच्चे लेके बैठे हैं सही ऐसी ट्रिक लेकर बैठे हैं कि जिसमें क्योंकि आ गया ना तो समझ जाना ये वाला वाक्य, जिसमें इसलिए आ गया इसका मतलब ये वाला, और आ गया तो इसका मतलब ये वाला। ऐसा नहीं होता भाई, समझते रहो। मैं अभी भी जानता हूं कि आप कितना समझो अभी तक। अगर आप पहली बार देख रहे हो, बहुत कम जानते हो वाक्य के बारे में, तो अभी भी आपको सिर्फ सरल वाक्य ही आया है अच्छे से, संयुक्त और मिश्रित तो अभी आया भी नहीं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य तो आ गया है। अब देखो, जब घंटी बजेगी तो स्कूल की छुट्टी होगी। अब इसमें होगी और बजेगी दो क्रियाएं हैं, ठीक है। या तो ये सरल, सॉरी, या तो संयुक्त वाक्य या मिश्रित, दोनों में से कौन सा। अब ध्यान से देखो, देखो बजेगी होगी ये तो ठीक है, लेकिन वाक्य देखते हैं। जब घंटी बजेगी, अब कोई इतना कहकर रुकेगा? मेरे हिसाब से नहीं रुकेगा। जब घंटी बजेगी इतना कहकर कोई रुकेगा नहीं, तब क्या होगा, वो जिज्ञासा तो रह गई, तो वो जिज्ञासा होगी, इसीलिए मिश्रित वाक्य कहलाएगा। ठीक है, ये वाला वाक्य अधूरा है, ये पूरा हो या अधूरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, एक अधूरा होना चाहिए, पहले वाला या बाद वाला कोई भी। तो ऐसे केस में वो मिश्रित वाक्य होता है। अब मिश्रित वाक्य के तीन नाम है, भूल मत जाना, मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य। अब जटिल वाक्य का प्रयोग तो बहुत कम होता है, लेकिन मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य बार बार देखने को मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया। चलो अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसने तेज दौड़ लगाई परंतु बस पकड़ न सका। अब ध्यान से देखो, यहां पर लगाई क्रिया, सकना क्रिया, न पकड़ सकना ये क्रिया है। तो अब दो क्रियाएं हैं, तो देखो, उसने तेज दौड़ लगाई, ये पूरा सेंटेंस है, पूरा सेंस दे रहा है। बस पकड़ नहीं सकता या पकड़ नहीं सका, अब ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि कौन बस पकड़ नहीं सका, ये तो बताया ही नहीं। देखो, ऐसी जिज्ञासा करोगे तो पता नहीं कितनी जिज्ञासा हो जाएगी। जो पूरे पूरे वाक्य होंगे उसमें भी जिज्ञासा हो जाएगी। जैसे उसने तेज दौड़ लगाई, कि सर ये भी तो अधूरा है। अधूरा क्या है इसमें? अब अधूरा ये है ना सर कि ये तो बताया नहीं, उसने किसने, उसका नाम तो बताया ही नहीं। ठीक है, अब नाम भी बता दिया जाए कि राम ने तेज दौड़ लगाई, तो भी एक जिज्ञासा हुई, कितनी तेज, ये तो बताया ही नहीं। तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था वो, ये तो बताया। इस तरह के क्वेश्चन बनाओगे तो बनाते ही रह जाओगे, फिर कभी वाक्य पूरा होगा भी नहीं। लेकिन आप तो जिस बात की बात कर रहा हूं, कई बच्चे या मैक्सिमम बच्चे समझ गए हैं। तो उसने तेज दौड़ लगाई, ये पूरा सेंटेंस है, ये बस पकड़ न सका, ये आपको अधूरा लग रहा हो तो आपको बताया, करता बार बार यूज नहीं होता। उसने तेज दौड़ लगाई, उसने बस पकड़ न सका, या वह बस पकड़ न सका, ऐसा नहीं लिखते। एक बार पूरे वाक्य में करता एक बार आ गया, वही करता दोबारा यूज करना है तो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वह बस पकड़ न सका, ये इनबिल्ट है, दोनों पूरे पूरे वाक्य हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। योजक परंतु है, जोड़ने वाला है। अब तक मैं आपको समझ पा रहा हूं कि कुछ हद तक तो समझ में आ रहा है संयुक्त और मिश्रित, कुछ हद तक, 100% अभी भी नहीं आया, आपको बताऊंगा आगे क्यों। क्योंकि संयुक्त वाक्य तो आप फिर भी समझ गए क्योंकि पूरे पूरे वाक्य मिलते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य जिसमें एक अधूरा वाक्य होता है उसमें कंफ्यूजन रह जाएगी। अब उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या है कि आपको ये शब्द जहां पर भी देखने को मिल जाए वो मिश्रित वाक्य ही होंगे 100%, और मैक्सिमम यही मिल जाते हैं। जैसे यदि, अगर, चूंकि, की और ज से शुरू होने वाले शब्द, मतलब ये सारे शब्द जहां पर भी देखने को मिल जाए समझ जाना मिश्रित वाक्य है। अब आप कहोगे कि जैसे शुरू होने वाले शब्द कौन से होते हैं, वो यहां लिख दिए, जैसे जो, जब, जहां, जिसको, जिसको, जिनको, जिसे, जिससे, जितना, जिसमें, जिन्होंने, जिनके, जैसे, जो, और पता नहीं कितने होते होंगे। लेकिन आप समझ गए ना ये किस तरह की कैटेगरी के हैं, समझ गए ना। तो इस तरह की कैटेगरी वाले समझ जाना जहां पर भी देखने को मिल रहे हैं वो मिश्रित वाक्य है। यदि, अगर, चूंकि, की, ये भी है, ये भी शब्द है। जैसे मुझे बताया गया कि, अब किया गया ना यहां पर लिखा हुआ है, तो समझ जाना मिश्रित वाक्य है, बहुत ईजी है। यदि तुम बाजार जाओगे, यदि आ गया ना इसमें, तो समझ जाना ये भी मिश्रित वाक्य है। नीतू जब भी जाएगी, सोनिका को साथ जरूर लाएगी। अब यहां पर जब आ गया, जब वाले शब्द आ गए, राज है ना, तो ये भी मिश्रित वाक्य है। वह मेरा भाई है जो बाहर खड़ा है, जो आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, जो आ गया, जो आने की वजह से ये जब वाले शब्द आ गए, इसलिए मिश्रित वाक्य। सिंपल सा है, बिना देखे बिना सोचे समझे आप लिख देना, समझ में आ गया। अब इन तरीकों से तो समझ में आ गया कि जो, जब, यदि, की, ये सब आपको मिल जाएंगे तो आप समझ जाओगे मिश्रित वाक्य। लेकिन जो पहले वाला तरीका बताया ना उसको मत भूलना। जैसे जो बाहर खड़ा है, वह मेरा भाई है, ये तो पूरा सेंटेंस है ना, पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन जो बाहर खड़ा है, अब इतना बोलकर कोई रुक सकता है, मतलब ये अकेला कोई लिखा जाए तो क्या आप इसको पूरा वाक्य मानोगे? नहीं, ये अधूरा लग रहा है ना, लग रहा है ना, तो इसी वजह से भी ये मिश्रित वाक्य है। दोनों बातें एक ही है, चाहे ये देख लो चाहे अधूरा वाक्य देख लो, समझ आ जाएगा। अब ये 3 सेंटेंस है आपके लिए है, मतलब आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन से हैं, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं। अब हम सीखेंगे वाक्य परिवर्तन। वाक्य भेद तो आप पहचान लोगे अब, लेकिन वाक्य परिवर्तन भी करना आ जाता है। अब वाक्य परिवर्तन होता क्या है, जैसे कोई सरल वाक्य आ गया तो आपको या तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने के लिए कह दिया जाएगा या मिश्रित में। ऐसे ही संयुक्त वाक्य आ जाएगा तो या तो सरल में या मिश्रित में करना पड़ेगा। मिश्रित आ गया या तो सरल में या संयुक्त में, मतलब एक सेंटेंस आएगा दूसरे तरह के सेंटेंस में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अब ध्यान से देखो, मेरी गाय काली है और खेत में चल रही है। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। अब ये वाक्य कौन सा है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये संयुक्त वाक्य है ना, लेकिन इसको सरल वाक्य में बदलना है। अब कैसे बदलोगे? देखो अब क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। तो अब यहां पर 2 क्रियाएं हैं, मतलब काली होना एक क्रिया यानी है शब्द, और चलना ये दूसरी क्रिया। 2 क्रियाएं एक बनानी है। मेरी काली गाय खेत में चल रही है। अब ध्यान से देखो, इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं ऐसी रह गई जो इसमें ना आई हो।
इसमें भी सारी वही बात, इसमें भी वही बात। हाँ, एक दो शब्द हाइड किए हैं, छुपाए गए हैं, मतलब काटे गए हैं, उनको ना काटा जाए तो सरल वाक्य में बदलेगा ना, इसलिए एक दो शब्द का हेर फेर तो चलेगा, लेकिन सेंस नहीं बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है। मेरी काली गायें खेत में चल रही है, बस सब कुछ आ गया, ए टू जेड सारी चीजें इसमें भी है, इसमें भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ऐसे ही जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, इसको भी सरल वाक्य में बदलना है। इसमें भी दो क्रियाएं हैं, एक बनानी है, क्या बनाओगे? अब जो लगा दिया तो जो आते ही मिश्रित हो जाएगा वो, तो जो तो काटना ही पड़ेगा ना। तो परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें ऐसा कोई भी चीज है जो नहीं आई, है ना? जो आया था इसीलिए वे आया था, अब जो हट गया तो वे लगाने की जरूरत ही नहीं है, वे इसी के लिए आ रहा है परिश्रमी व्यक्ति के लिए। तो परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, ये वाक्य बन जाएगा सरल। समझ में आया? चलो, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य को मिश्रित में बदलना है। वैसे हमारा ध्यान तो मिश्रित में ध्यान जाना चाहिए, ये मिश्रित में बदलना है इस वाक्य को, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं ये संयुक्त वाक्य है। तोता पिंजरे में है, ये पूरा वाक्य है, दाल खा रहा है, ये भी पूरा है, लेकिन आपको लग रहा होगा ये अधूरा है, क्योंकि कौन दाल खा रहा है ये तो बताया नहीं। फिर मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, तोता शब्द यहां पर इनबिल्ट है, अपने आप इंक्लूड है। कैसे? क्योंकि यहां पर कर्ता एक बार आ गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही सेंटेंस है। अगर हम ऐसे लिखते तोता पिंजरे में है और तोता दाल खा रहा है, तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया वाक्य, है ना? तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है, ये इस तरह से वाक्य बनता है। अब इसको मिश्रित में बदलो, अब जो लगा दो, जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। अब कुछ शब्द तो ऐड करने पड़ेंगे, है ना? वो मैंने बताया था ना, ये वाले शब्द, ये इनमें से कुछ तो ऐड करोगे तभी तो आपका मिश्रित में बदल जाएगा। अब जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है, ये उत्तर सही बन गया। लेकिन अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर जो ही को लगाएं, कुछ और शब्द भी तो लगा सकते हैं, है ना? बिल्कुल लगा सकते हो। जब तोता पिंजरे में था तब दाल खा रहा था, इसमें भी जब आ गया और मिश्रित में बदल गया, बिल्कुल करेक्ट बदल गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? तोता पिंजरे में है, दाल खा रहा है। अब यहां पर कभी ऐसा कुछ मेंशन हुआ जिसमें समय की बात हो रही हो, जिसमें ये बताया कि जब पिंजरे में था, यहां पर लिखा जब तोता पिंजरे में था, यानी उसके पहले वो कहीं और था, उसके बाद कहीं और। अब यहां ये समय की बात कर दी, इसीलिए ये गलत हो रहा है बच्चों, सेंस बदल रही है, सेंस ना बदले। अब यहां पर तोते की बात हो रही थी प्रश्न में, तो यहां पर उत्तर में तोते की ही बात हो रही है प्रश्न में। जैसे अगर एक ओ लगाते, यदि तोता पिंजरे में था तो दाल खा रहा था, यदि लगाने से मिश्रित में बदल दिया आपने। लेकिन यदि लगाने से आपका एक गड़बड़ हो गई, जो वाक्य को पढ़ते ही समझ में आ रही है, कई बच्चों को समझ में आ रही होगी, वो समझ गए हैं, तो सेंस नहीं बदलनी, ये बात ध्यान रखनी है। अब उपवाक्य को पढ़ेंगे। देखो, उपवाक्य दो तरह के होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। इनको पहचानना बहुत इजी है। कैसे? देखो, तीन तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब इन तीनों में सरल वाक्य में उपवाक्य होते ही नहीं, ठीक है ना? तो प्रधान उपवाक्य छाटना है, आश्रित उपवाक्य छाटना है। क्यों नहीं होते ये आपको समझ में आएगा दूसरे वाले में से। जैसे संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं ना, सरल में सिर्फ एक ही होता है। तो जब दो वाक्य होते हैं तो उपवाक्य बनते हैं, है ना? समझ में आया? जैसे प्रिंसिपल दो होंगे तभी तो बनेगा ना, एक वाइस प्रिंसिपल एक मेन, है ना? तभी तो बनेंगे। लेकिन जब प्रिंसिपल एक है तो क्या तो वाइस प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल, बात तो एक ही रह गई ना। तो ऐसे ही सरल वाक्य में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, उसमें ना तो प्रधान है ना आश्रित है, कोई नहीं है। लेकिन इनकी बात करें संयुक्त और मिश्रित की, इनमें दो वाक्य होते हैं, यानी दो लोग होते हैं जिनमें एक तो प्रधान बनता है और एक आश्रित बनता है, वही प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वाली बात है। लेकिन कैसे पहचाने? संयुक्त वाक्य में तो बहुत ईजी है, जो आपसे पूछे ही नहीं जाते, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि सुशांत मेरा अच्छा मित्र बन गया लेकिन मेरे साथ नहीं रहता। दो वाक्य छाटो, पहला वाक्य ये जो अंडरलाइन कर रखा है, दूसरा वाक्य ये, इसमें जो पहला होता है वो प्रधान, दूसरा वाला आश्रित, ये संयुक्त वाक्य होता है। समझ में आ गया? मतलब ये दोनों छाटना आपको संयुक्त वाक्य में बाएं हाथ का खेल है, हालांकि है तो मिश्रित वाक्य में भी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य का आपका कोई लेना देना ही नहीं है, प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य नहीं पूछे जाते मोस्टली, लेकिन आ जाए तो आपको मैंने बता भी दिया। लेकिन अब आती है मेन बात, मिश्रित वाक्य, क्योंकि मिश्रित वाक्य में ही प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य छाटना मुश्किल होता है। कैसे मुश्किल होने का मतलब थोड़ा ट्रिकी होता है। कैसे? इसमें भी दो वाक्य होते हैं, जो उपवाक्य कह सकते हो उसको, तो ये उपवाक्य है, ये भी उपवाक्य है, लेकिन पता कैसे लगे कि ये प्रधान है या ये प्रधान? अगर आप ये मान रहे हो कि ये पहला आया तो पहला प्रधान, दूसरा आया तो दूसरा आश्रित, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। मिश्रित में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। इसी को समझेंगे उपवाक्य वाले टॉपिक। देखो, उपवाक्य का टॉपिक देखो ध्यान से। अब जैसे मिश्रित में ये वाले शब्द देखने को मिलते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि यदि अगर ज, ये इस तरह से शब्द जैसे शुरू वाले बहुत सारे होते हैं। तो अब उनमें से कैसे पहचाने, ध्यान से सुनो। अगर की आ जाए तो समझ जाना की से पहले वाला प्रधान उपवाक्य होगा और की के बाद वाला आश्रित होगा। ये सिंपल सा है ना, की वाला तो वही है कि की से पहले वाला प्रधान, की के बाद वाला आश्रित। समझ में आ गया? आएंगे तो मिश्रित में से ही ना, पूछे तो आपसे मिश्रित में जाने, तो की तो आपको क्लियर हो गए, की वाला तो क्लियर हो गया कि प्रधान उपवाक्य ये, आश्रित ये। अब आ जाते हैं यदि अगर और ज वाले, ये जितने भी बाकी बच गए, जितने भी शब्द बच गए, यदि अगर ज से शुरू होने वाले पता नहीं कितने होते हैं, है ना? उन ये सारे मिला लो, इन सारों का ग्रुप मान लो कि ये 100% है, तो की तो हट गया, तो 99% रहेगा ना। तो ये जो 99% जो शब्द बच गए, ये जिस भी सेंटेंस में आ रहे हैं वो वाला उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। मतलब प्रधान और आश्रित तो छाटना है, तो हमने ये जान लिया कि ये जिसमें भी आएंगे ना ये वाले, वो सब आश्रित होंगे, और जिनमें नहीं आ रहे वो प्रधान होगा। की वाला मैंने पहले क्लियर कर दिया, राम ने कहा ये प्रधान है, की के बाद वाला कल की छुट्टी है, आश्रित है। ऐसे ही मैंने उसे जोर से बोला कि बाहर शोर हो रहा है, की से पहले वाला प्रधान, की के बाद वाला आश्रित। आपको पता है कि रोहन अच्छा आदमी है, की से पहले वाला प्रधान और की के बाद वाला आश्रित। हो गया ना क्लियर? अब आ जाते हैं, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया, जिसने, ज वाले शब्द आ गए, ज वाले किसने आए, इस वाले वाक्य में आए, जिसने मुझे परेशान किया, तो वो कौन से होंगे? वो आश्रित होंगे, वो आश्रित हो गया। और उसका दूसरा बचा हुआ, वो चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, तो वो कहलाएगा प्रधान। समझ में आ गया? क्लियर है? एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे। जब ज आ गया ना, आ गया, तो जब शब्द क्या कहलाएगा? यहां पर आश्रित हो गया। तो मतलब जब शब्द नहीं, पूरा सेंटेंस। जब प्रशांत घर पहुंचा यहां तक ये आश्रित हो गया, और अतिथि जा चुके थे ये बचा हुआ प्रधान हो गया। मैं इसलिए कह रहा था कोई शब्द पहले आ जाते हैं, कोई पहले बाद में आ जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रधान इस तरफ जाएगा या उस तरफ। ठीक है? ऐसे ही यदि तुम घर आते तो यदि आ गया, तो यदि तुम घर आते ये तो हो गया आश्रित, बचा हुआ प्रधान।
हो गया ना। वह तब आएगा जब तुम जाओगे, इसमें आपको छाट के बताना है। देखते कितने बच्चे समझ गए। इन प्रश्नों के जवाब देना बच्चों, और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, शेयर नहीं किया तो क्या किया, जल्दी से कर दो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उपवाक्य में कुछ और बातें बताने से पहले एक बात और बताता हूं, लिटरेचर जो आपकी अभी तक पेंडिंग है, ये तो व्याकरण का वन शॉट है। व्याकरण के वन शॉट के बाद आप क्या करोगे, लिटरेचर का वन शॉट देखोगे। वो कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, कुछ टाइम पहले ही मैं करवा चुका हूं उसको, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है अब भी, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, उसको नेगलेक्ट मत करो। लिटरेचर का वन शॉट यानी आपके पाठों से रिलेटेड बाकी बचा हुआ सिलेबस, उसका वन शॉट भी देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जल्दी से जाना देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक स्टेप और देखो, देखो उपवाक्य के दो भेद होते हैं जो आप समझ गए हो। प्रधान छाटना आ गया, आपको आश्रित छाटना आ गया। प्रधान आपसे पूछा जाए बड़ी आसानी से छाट दोगे, आश्रित पूछा जाए तो बड़ी आसानी से छाट दोगे। लेकिन यहां पर भी एक कैच है, क्या है कि प्रधान उपवाक्य का कोई भेद नहीं होता है ना, लेकिन आश्रित के भेद होते हैं तीन। आपको इन तीनों में से ही बताना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि आश्रित उपवाक्य का भेद बताओ या आश्रित उपवाक्य छाटो और भेद बताओ, तो आपको ये छाट के बताना है कि ये संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब आप सोचोगे सर इतने सारे अब चीजें नहीं हो रही। देखो अभी तक जो समझो वो तो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, थोड़ी प्रैक्टिस तो है। अभी देखो मैं आपको जो आगे बता रहा हूं ना वो भी और इजी है, बहुत इजी है। मैं अगर आपसे पूछूं उपवाक्य छाटो तो बड़ी आसानी से छाट दोगे कि सर ये प्रधान है या आश्रित है, बड़ी आसानी से छाट दोगे। कोई भी सेंटेंस दे दूं छाट दोगे ना। ऐसे ही जब आप प्रधान उपवाक्य छाट रहे हो तो ठीक है छाट लोगे, लेकिन आश्रित उपवाक्य छाटोगे तो आपको उनका भेद बताना पड़ेगा। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण या क्रिया विशेषण, ये तीन भेद होते हैं और इन तीनों को छाटना भी उतना आसान होता है जितना आपने अभी तक समझा है। कैसे, देखो यही सेंटेंस, यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, यही मिलेंगे ना। की वाले, की के बाद वाला कौन सा होगा, आश्रित होगा, लेकिन कौन सा होगा ये भी बता देता हूं। की के बाद वाला जो आश्रित है ना वो संज्ञा उपवाक्य है 100%, 99.9 नहीं 100% संज्ञा उपवाक्य है। और यदि अगर ज, ये शब्द मतलब ज से शुरू होने वाले शब्द इनमें अगर मिल जाए तो क्या होंगे। अब इसमें थोड़ा सा बता देता हूं, देखो ध्यान से। देखो यदि अगर जो, जब, जहां, जिनको, जिसको, मतलब ज से शुरू होने वाले पता नहीं कितने हैं, मैं मान लेता हूं ये सारे के सारे 35 शब्द है, मान लेते हैं। ऐसा है नहीं, है तो इससे भी ज्यादा, तो लेकिन मान लेते हैं कि ये टोटल मिलाकर 35 शब्द है। मतलब की को छोड़ दें तो टोटल मिलाकर जो बच गए शब्द 35, जो मिश्रित की पहचान है वो 35 मान लेते हैं। उन 35 में से ये 9 याद करने हैं आपको बस। ये 9 शब्द कौन से, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसने, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये 9 शब्द अगर आ जाएं तो विशेषण उपवाक्य होगा 100%। समझ में आया। और यदि अगर इन 9 के अलावा 35 में से अगर 9 हटा दिए जाए तो लगभग ये 26 के आसपास बन जाते हैं, है ना। तो 26 शब्द जितने भी बच गए, या ये कह सकते हैं कि 9 शब्द के अलावा जितने भी बच गए वो क्रिया विशेषण उपवाक्य में ही होंगे। ये बात ध्यान रखना। मतलब की वाला आ जाए तो संज्ञा उपवाक्य, 9 शब्द ये देखने को मिल जाए तो विशेषण, लेकिन की और ये 9 शब्द यानी 10 शब्द हटा के जितने भी बच गए, जैसे यदि, जिस तरह, जिस जगह, जिधर, ये शब्द जितने भी हैं वो सब के सब क्रिया विशेषण में आएंगे। मतलब ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको तो ये 9 याद रखने और की याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, पिताजी को जानकर खुशी होगी कि मुझे नौकरी मिल गई। अब इसमें आपको प्रधान छाटना हो तो आप समझ जाओगे की से पहले वाला प्रधान है ना, पहले जान चुके हो। की के बाद वाला आश्रित है, आश्रित तो आपने लिख दिया था, लेकिन मैंने बताया ना आश्रित नहीं लिखना, उसका भेद बताना है। तो की वाला किसमें आता है, की वाला आता है संज्ञा उपवाक्य में, तो यहां पर लिख दिया है। ऐसे ही बिजली विभाग ने बताया कि कल बिजली नहीं रहेगी, की आ गया तो पहले वाला प्रधान, की के बाद वाला संज्ञा उपवाक्य। सिंपल सा है ना, बहुत इजी है। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरणों के साथ। मैंने कुत्ता देखा जो बहुत भूखा था, मैंने कुत्ता देखा जो आ गया बच्चों, जो आ गया तो ये तो आश्रित है, ये तो पता लग गया, ये वाला वाक्य। लेकिन इससे पहले वाला प्रधान है, ये भी पता लग गया, लेकिन जो आ गया तो यहां आश्रित नहीं लिखना, यहां लिखना है जो आता है यहां, यानी विशेषण उपवाक्य में, तो इसलिए विशेषण उपवाक्य है। बहुत इजी है ना। जिसको तुमने देखा था वह तो बीमार है, जिसको आ गया, अब जिसको देखो कहां है, जिसको है यहां, इसलिए विशेषण उपवाक्य। तो ये विशेषण उपवाक्य है और बचा हुआ तो प्रधान है, क्योंकि प्रधान का कोई भेद है ही नहीं। ऐसे ही मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था। अब जैसे आ गया, जैसे इसमें देखो कहीं है, जैसे तो इसमें कहीं भी नहीं है, इन 9 में कहीं पे भी नहीं है, की में तो है ही नहीं, तो बचा हुआ यानी यहां पर क्रिया विशेषण में आ जाएगा। अब इसमें कुछ शब्द देख लेना, जिस तरह, जिस जगह। अब जिस शब्द आ जाए तो विशेषण है, लेकिन जिस तरह आ गया, ये 2-3 शब्द हैं, इसीलिए मैंने स्पेशल लिख दिया यहां पर, जिस तरह, जिस जगह। तो जिस जगह, जिस तरह आ जाए तो वो क्रिया विशेषण में जाएगा, ठीक है। जिस शब्द अकेला आया तो विशेषण में जाएगा, ये मैंने इसलिए स्पेशल मेंशन किया है। ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि हर जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा, यानी हर शब्द में। बस ये 2-3 शब्द हैं जो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। जैसे जिस तरह तुम वीडियो देख रहे हो ऐसा तो कोई नहीं देखना, तो ये जिस तरह आ गया तो ये वाला वाक्य क्या कहलाएगा, ये पूरा सेंटेंस क्रिया विशेषण आएगा। और ये जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है उपवाक्य जिसको कहोगे, ये प्रधान उपवाक्य कहलाएगा। बच्चों इस टॉपिक की भी आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू के रूप में या विदाउट एमसीक्यू, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री क्रैश का लिंक दे दिया है। एक टिप दे देता हूं, एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूं। देखो सोहन थोड़ी देर बैठकर अपने घर चला गया। अब इसको सरल वाक्य में लिखोगे, संयुक्त में लिखोगे या मिश्रित में लिखोगे। कई बच्चे इस बैठकर को क्रिया मानेंगे कि बैठना भी तो क्रिया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्रिया तो है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जिसके साथ कर शब्द लग गया ना तो वो इस टॉपिक में, सिर्फ इस टॉपिक में क्रिया मत मानना। अब क्रिया नहीं मानोगे तो क्या करोगे, देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां तो एक ही क्रिया है, तो जब एक ही क्रिया दिख गई तो समझ जाना सरल वाक्य। ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए बताया, वैसे बैठकर क्रिया तो है, क्रिया को अगर डिटेल में पढ़ोगे तो बैठकर क्रिया समझ जाओगे कि क्रिया है, लेकिन इस टॉपिक के लिए मत मानना, फिर बोल रहा हूं। चलिए अब पद परिचय। अब पद परिचय को लेकर काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि सर समझ ही नहीं आता, पता नहीं कैसे करते हैं, ट्रिक भी लगा ली, ट्रिक भी समझ में नहीं आती। तो उनके लिए बता देता हूं, क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, बात बोल रहा हूं, हालांकि ये बात मैंने पहले भी बोली है लेकिन फिर बोल रहा हूं। देखो पद परिचय को समझना है ना तो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। कौन सी चीजें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल और कारक। ये 9 टॉपिक है लगभग, ये 9 टॉपिक आपको आने ही चाहिए। अब आने का मतलब मैं डिटेल में नहीं कह रहा हूं, बेसिक्स पता हो, कोई भी शब्द आ गया उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये तो संज्ञा है, ये वो वाला भेद है, बस बेसिक बात। मतलब भेद समझ में आ जाए, भेदों के भेद समझ में आए ना आए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। आपको मुश्किल लग रहा है तो उनके भेदों के भेद में मत जाना, आप बस बेसिक समझ लो, भेद ही समझ लो बस, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, इन सब के। तो इतना आप कर लोगे ना तो पद परिचय आपको मक्खन लगेगा। मक्खन क्या, ये तो मक्खन से भी आसान है, बहुत इजी। लेकिन ये 9 टॉपिक तो समझने पड़ेंगे। अब ये मिलेंगे कहां, उसके लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फ्री क्रैश कोर्स का, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे एक क्लिक में, तो वो जरूर देख लेना। अब आ जाते हैं पद परिचय, जिनको ये थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो बात करेंगे पद होता क्या है। शब्द और पद एक ही जैसे हैं, मतलब कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। जैसे विद्यालय, ये क्या है, शब्द है।
ठीक है, लेकिन शब्द कभी कभी पद बन जाते हैं, मतलब है तो एक ही चीज लेकिन फिर भी एक छोटा सा अंतर है। क्या? विद्यालय शब्द है, ठीक है, लेकिन सुरेश विद्यालय जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये विद्यालय यहां पर भी आया हुआ है लेकिन ये पद कहलाएगा। कैसे? ये स्वतंत्र लिखा हुआ था इसलिए शब्द, लेकिन ये सेंटेंस में लिखा गया है इसीलिए ये शब्द पद बन जाएगा। और यही नहीं, सुरेश विद्यालय जाएगा, ये तीनों ही 1, 2 और 3 ये तीनों ही पद हैं। साफ क्लियर है, जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए वो पद, सॉरी उल्टा बोल गया, जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए वो शब्द, और जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए चाहे कोई भी कैसा भी शब्द हो वो पद बन जाता है। समझ में आ गया? अब इन्हीं पद का परिचय देना है आपको, मतलब इन्हीं में से कोई एक पद पूछ लिया जाएगा आपसे, जैसे विद्यालय पूछ लिया, सुरेश पूछ लिया, इसका पद परिचय दीजिए। अब सुरेश का पद का परिचय कैसे दिया जाए? क्या ये आपके मामा का लड़का है या मौसी का लड़का है, ये लिखना है? नहीं भाई नहीं, अगर वो भी तो भी मत लेके आ जाना। अब ये पद का परिचय कैसे देते हैं? इस तरह से परिचय नहीं देना कि ये मेरे मामा का मौसी का लड़का है। परिचय आपको देना है व्याकरणिक रूप से, मतलब कोई भी पद का व्याकरणिक रूप से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। समझ में आई? अब व्याकरणिक रूप से कैसे वो भी बताता हूं। व्याकरण कैसे होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, ये मतलब उस शब्द का आपको बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये बताना है आपको। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, विराट मैदान में अभ्यास कर रहा है। अब विराट का आपको पद परिचय देना है। अब कैसे दोगे? अरे ये तो एक क्रिकेटर है, लिख देते हैं। अरे नहीं, व्याकरण रूप से परिचय बताना है कि ये संज्ञा कौन सी है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। लेकिन आपको ये पता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कैसे छाटते हैं, बहुत इजी, मतलब बेसिक नॉलेज है आपको, तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, वो कर लेना। बहुत इजी ट्रिक है, यहां पर मैंने लिख दी है। आपको ये 5 लाइन याद रखनी है बस, पद परिचय इजीली हो जाएंगे। जैसे संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, ये पहली लाइन है। सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, देखो पहली और दूसरी मिलती जुलती है, बस संज्ञा की जगह सर्वनाम आ गया। विशेषण, लिंग, वचन तो ऐसे कैसे आ जाएगा, बस डैश का विशेषण आ जाएगा। चौथी लाइन है क्रिया, लिंग, वचन, काल, ये काल बदल गया, मतलब काल शब्द नया आ गया, बाकी तो वैसा का वैसे ही। और पांचवी है अव्यय भेद, मतलब इसमें कुछ भी और नहीं है, बस इतना याद रखना। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि पहले तो आपको ये देखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनके पहले पहले जो शब्द है ना, ये पद के 5 भेद हैं। ये पद भेद 5 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पद के भेद क्यों बता रहे हैं सर? बताता हूं, आप कंफ्यूज मत हो, अब इजीली तरीके से समझ जाएंगे। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 पद के भेद होते हैं। कोई भी शब्द, किसी भी तरह का शब्द आ जाए, उसमें सबसे पहले आपको ये 5 में से एक छाटना है कि या तो वो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या अव्यय है। इन 5 में से एक छाटना है। अगर वो एक कौन सा है वो छाट लिया तो आपकी आधी से ज्यादा मुश्किल हल हो गई। कैसे? मान लेते हैं आपने छाट लिया संज्ञा है, वो संज्ञा छाट ली, तो अब आपको ये इनके बारे में लिखना है कि संज्ञा का कौन सा भेद है, लिंग का कौन सा भेद है, वचन का कौन सा भेद है, कारक का कौन सा भेद है। बाकी चीजें देखनी भी नहीं है। अगर मान लो आपने छाटा कि वो सर्वनाम है तो सर्वनाम का भेद लिखना है, लिंग देखना है, वचन देखना है और कारक का भेद लिखना है। मतलब ये चीजें देखनी है बस, ये 4 चीजें बहुत है। तो इस तरह से आप सबसे पहला काम यही करेंगे, किसी शब्द का भी पद परिचय दे रहे हो, उसका पद परिचय देते हुए आपको ये 5 में से एक चीज छाटनी है। अब आपको लगे कि ये तो विराट शब्द है, ये तो 2 है, संज्ञा भी है, विशेषण भी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इन 5 में से एक ही मिलेगी। यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है एक ही मिलेगी, ना तो कभी 2 मिलेगी, ना ही कभी ऐसा होगा कि इन 5 में से एक भी चीज नहीं है। 0 भी नहीं मिलेगी, 2 भी नहीं मिलेगी, एक मिलेगी, मतलब एक ही मिलेगी। इन 5 में से एक चीज छाटनी ही है पक्का आपको। अब जैसे विराट का पद परिचय देना है आपको, तो विराट आपने छाट लिया संज्ञा, तो संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिंग कौन सा है? यहां लिंग लिखा हुआ तो लिंग है पुल्लिंग, और इसके बाद वचन लिखा हुआ था तो एक वचन, और उसके कारक है तो कर्ता कारक है। कर्ता कारक मैंने कैसे छाटना है वो मैंने नहीं, मतलब आपको कैसे छाटना है ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक, तो आपने बस इजीली लिख दिया है ना। ऐसे ही रसोईया खाना पकाता है क्रिया है। अब क्रिया का परिचय देना है तो क्रिया है, तो यहां पर आ गया क्रिया। लेकिन क्रिया कौन सी? सकर्मक क्रिया, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, सकर्मक क्रिया है। अब लिंग दिखना है तो पुल्लिंग है क्योंकि पकाता है, ते है नहीं है, ती है नहीं है। पकाती होता तो स्त्रीलिंग होता तो पुल्लिंग हो गया। वचन देखना है तो एक वचन है क्योंकि ये बहुवचन नहीं हो सकता, क्योंकि पकाते हैं अगर होता तो बहुवचन होता, एक वचन लिख दिया। यहां है काल, काल है तो कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, 3 में से लिख देना। वर्तमान काल है ये तो लिख दिया। सिंपल से है ना, मतलब आने चाहिए बस वो 9 टॉपिक्स, उसके बाद आपके लिए ये बहुत इजी है। रीमा ने लाल साड़ी पहनी है, लाल का पद परिचय दे सकोगे? देखो लाल क्या है? साड़ी की विशेषता है, और विशेषता किसमें आती है? विशेषण में आता है, तो विशेषण है ये, लेकिन कौन सा? गुणवाचक विशेषण। 4 भेद होते हैं ना, उन 4 में से लिख देना, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद आपको देखना है यहां पर लिंग, लिंग है देखो लाल साड़ी पहनी है, लिंग तो स्त्रीलिंग ही हुआ ना। इसके बाद वचन, वचन कौन सा है? लाल साड़ी, एक है, 2 तो नहीं है, 2 तो साड़ी वैसे भी नहीं पहनी जाएगी, लेकिन चलो फिलहाल तो यहां एक लिखा हुआ है तो एक वचन आ गया। अब ये डैश का विशेषण क्या है? डैश को आपको भरना है। कैसे भरोगे कि ये विशेषण किसका है? ये जो लाल है ना, ये विशेषण है साड़ी का, तो यहां आ जाएगा साड़ी का विशेषण। क्या? लाल, ये जो लाल शब्द है ये साड़ी का विशेषण है। क्लियर? समझ में आया? मतलब ये जो खाली स्थान है ना, इसको भरना है, उस विशेषण किसका बता रहा है वो लिख के, बाकी बातें वही है। मैं आज पुस्तकालय जाऊंगा, मैं का पद परिचय देना है। अब मैं आपको समझ में आया इन 5 में से, तो समझ में आ गया होगा सर्वनाम है, तो सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? ये मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर सर्वनाम के 6 भेद आते हैं तो आप समझ जाओगे। और क्या है इसके अलावा? आपने लिंग लिखना है तो ये पुल्लिंग है क्योंकि जाऊंगा है, जाऊंगी नहीं है। ऐसे ही वचन की बात करें तो ये एक वचन है क्योंकि मैं एक होता है। इसके अलावा कारक, कारक की बात करें तो ये कर्ता कारक है, क्रिया को करने वाला है, कर्ता कारक हो गया। देखो कितना इजी तरीके से समझ में आ गया ना। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये इसी लाइन में लिखने हैं, मतलब पहले सर्वनाम लिखना, फिर लिंग, वचन, फिर कारक, चौथे नंबर पर कारक। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस कारक को पहले नंबर पे ले दो, इस सर्वनाम को तीसरे पे ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ये 5 भेद छाटने के लिए बोला ना, तो ये पहले नंबर पे छाटे जाएंगे, तभी तो बाकी का आप समझ में आएगा। इसलिए ये जरूर देख लेना कि ये कौन सा इन 5 में से। अगर सीधा ही लिंग देख लिया कि लिंग तो पुल्लिंग है, अब लिंग तो पुल्लिंग, तो यहां पर लिंग की बारे में कोई बात नहीं है, यहां पर पहले पद भेद छाटना है। अब जैसे सुमित का कुत्ता धीरे चलता है, तो धीरे शब्द का छाटना है आपको इन पद भेद में से। तो धीरे शब्द आपको पता हो तो अव्यय है, और अव्यय भेद में सिर्फ अव्यय भेद ही लिखना है। अव्यय भेद लिख दिया, चलता है ये क्रिया है, चलता है, और चलता है की विशेषता है कि वो धीरे है, तो क्रिया विशेषण हो गया, तो क्रिया विशेषण लिख दिया। लेकिन क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं वैसे, लेकिन अगर आप क्रिया विशेषण अव्यय लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्रिया विशेषण के भी भेद पता है तो उसमें आपको एडवांटेज मिल जाता है, नंबर ना भी मतलब कहीं और कट होंगे तो वो भी फालतू मिल जाएंगे। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है ये, और ये भी लिख सकते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं लिखना चाहो तो, कि ये चलता है कि क्रिया की विशेषता है, बस
समझ में आया? इतना लिख दोगे ये अव्यय भेद हो गया। और उसमें लिंग वचन कारक काल नहीं होते, उसमें मतलब अव्यय में ये सारी चीजें मत लिख देना, बस इतना ही काफी है। अब वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप और भी ज्यादा परफेक्ट बनना चाहते हो तो थोड़ी तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब थोड़े और एग्जांपल्स आपको लेने पड़ेंगे अगर आप और अच्छा करना चाहोगे। ठीक है, वैसे आपको क्लियर है, मुझे पता है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण के फ्री क्रैश कोर्स को देख लेना, आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे एग्जांपल्स। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अब कोई भी लेडी जब आभूषण पहन लेती है ना तो थोड़ी सुंदरता उसकी बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है ना। ठीक ऐसे ही कविता में अलंकारों का प्रयोग होता है, यानी आभूषणों का। अब उससे क्या होता है, कविता थोड़ी और सुंदर हो जाती है, थोड़ी और अच्छी हो जाती है। कवि इसीलिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं अपनी कविताओं में, उससे थोड़ी मजेदार हो जाती है कविता। अब आपके सिलेबस की बात करें, वैसे तो अलंकार बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस की बात करें तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मान्यकरण और रूपक, ये 5 अलंकार हैं जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं और एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। हम एक एक करके बहुत इजी ट्रिक से इसको समझ लेते हैं। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उपमा अलंकार से। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का वैसे अर्थ होता है तुलना करना, जैसे यहां लिखा हुआ है, उपमा का अर्थ है तुलना करना। इसकी परिभाषा की बात करूं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। अब इस तरह से तो समझ में आएगा नहीं, किसी भी काव्य पंक्ति में अगर आप ये शब्द देख लो, ये शब्द देख लो का मतलब क्या है? ये शब्द देखने का मतलब ये शब्द जहां पर भी आपको दिख जाए किसी भी काव्य पंक्ति में तो समझ जाना वहां उपमा अलंकार है। अब वो कौन कौन से शब्द है? सा, से, सी, सम, सदृश, सरिस, सरीखी, के समान, की तरह, इस तरह से ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपमा अलंकार की पहचान है। अब एग्जांपल कोई भी एक वाक्य लेते हैं, निर्धन के धन सी तुम आई, निर्धन के धन सी आ गया, सी है यहां, तो इसका मतलब ये शब्द इसमें आए हुए हैं। कोई एक ही शब्द आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो एक शब्द आ गया यहां पर तो उपमा अलंकार है। ऐसे ही चमर सदृश डोल रहे, सरसों के सन अनंत, इसमें सदृश आ गया जो यहां लिखा हुआ है, तो ये सदृश होने की वजह से यहां पर सा होने की वजह से यहां पर की तरह, पारदर्शी वही शीशे की तरह आकाश की तरह आ गया। तो इन सब की वजह से, मतलब ये सारे जो आए हुए सा से सी सदृश की तरह, इन सब की वजह से ये सब में, इन चारों में उपमा अलंकार होगा। और एक बात और नोट करने लायक है, ये सा से सी सम सदृश ये जितने भी शब्द हैं इन सब का अर्थ एक ही है, मतलब के समान, की तरह, या एक तरह से तुलना करना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, तो ये जो तुलनात्मक शब्द हैं इनको वाचक शब्द भी कह देते हैं। तो ये वाचक शब्द, तुलनात्मक शब्द, इनका अर्थ एक ही है, की तरह। तो ये जब तुलना करनी होती है ना किसी के साथ, तब ये शब्दों का प्रयोग होता है, इसीलिए उपमा अलंकार आ जाता है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तो ये बनेगी, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना या संभावना की जाए। अब वैसे परिभाषा से तो बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इन शब्दों को देख लो, जैसे पहले मैंने उपमा अलंकार के शब्द बताए थे, ऐसे ये उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनऊ, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जान पड़ता है। देखो कितने सारे शब्द हैं, लेकिन दोनों हैं एक जैसे, जैसे मानो शब्द जैसे हैं, जानो शब्द जैसे हैं, तो ये हैं एक जैसे, जिनका अर्थ एक ही है, मतलब मानना, संभावना करना। जैसे सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो आ गया, मानो शब्द आ गया तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या ये बनेगी कि सिर फट गया उसका वही मानो अरुण, मतलब सिर उसका वहीं पर फट गया, मानो अरुण माने लाल, लाल रंग का कोई घड़ा हो, ऐसा उसका सिर फट गया, मतलब उसका सिर फट गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाल रंग का घड़ा फट गया। अब इसका मतलब क्या था? ये तो खैर काव्य पंक्ति थी, लेकिन इसकी व्याख्या क्या होगी, इसका मतलब क्या बन रहा है, इसके बारे में डीपली बात करेंगे तो बहुत सारी कविताएं हैं, सारी नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों का ध्यान रखना है। ये कुछ शब्द हैं, ट्रिक है, जो अगर आप देख लो तो समझ जाना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहां पर मानो शब्द आया हुआ था इस वजह से। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, मानो आ गया, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आता प्रयोग प्रभात। अब यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये देखो यहां ये दोनों लाइन एक ही की है, ठीक है, सोहत ओढ़े पीठ पर और मनहु नीलमणि सैल पर, ये दोनों एक ही कविता की लाइन है। तो यहां इन दो पंक्तियों में देखो मनहु शब्द आया हुआ है, और जहां मनहु शब्द देख रहे हो तो आप समझ जाते कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट, फूले कास सकल मही छाई, जनुस रसा ऋतु प्रकट बुराई। अब इसकी व्याख्या देखोगे ना तो कम ही समझ पाओगे, नहीं समझ में आएगा कि क्या व्याख्या बनेगी, क्योंकि आपने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन कुछ शब्द से आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। जैसे जनु, जनु शब्द से आपको पता चल गया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप ध्यान से देखो, जैसे और ज्यों, ये जो दो शब्द है ना, ये दोनों उपमा अलंकार में भी आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी आते हैं। मतलब ये दोनों शब्द अगर आपको दिख रहे हैं तो या तो वो उपमा अलंकार है या फिर वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे पता चले, अब आइए समझते हैं। अब ये तो पक्का है कि ये दोनों शब्द हैं इन दोनों के ही, और कहीं तीसरे चौथे पांचवें में मत जाना, इन दोनों में से किसी के मिल जाएंगे। अब देखो एक कुछ उदाहरण से समझाता हूं। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब ध्यान से देखो, यहां पर जैसे शब्द आया हुआ है। अब उपमा अलंकार में होता क्या है, तुलना की जाती है किसी वस्तु से, लेकिन उत्प्रेक्षा में मानना पड़ता है, संभावना की जाती है। देखो दोनों में अर्थ है, सॉरी अर्थ नहीं, अंतर है। क्या कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहां पर अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि बहुत नीले शंख के समान प्रातः नभ की तुलना की जा रही है, मतलब सुबह का सवेरा नीले शंख के समान है। अब जब आ गया ना तुलना शब्द, मतलब तुलनात्मक शब्द आ गए और किसी वस्तु से तुलना की जा रही है, ऐसी अवस्था में उपमा अलंकार होगा। अब इसका दूसरा रूप देखते हैं, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब इससे भी थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। इसकी व्याख्या ये बनेगी कि नीले जल में गोरे रंग का शरीर जैसे हिल रहा हो। अब जैसे शब्द आया हुआ है, जैसे किसके साथ तुलना हुई है, हिलने के साथ, है ना, हिल रहा है। तो अब हिलना कोई वस्तु थोड़ी है, जब तक वस्तु कोई है नहीं, कोई प्रसिद्ध, तब तक वो उपमा अलंकार नहीं हो सकता। अब जैसे शब्द तो आ गया इसमें भी, लेकिन इसमें हिलने से तुलना हो रही है, तो जो कि कोई वस्तु नहीं है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो जैसे और ज्यों, ये दो शब्द अगर आप देख लेते हो तो या तो उपमा होगा या उत्प्रेक्षा होगा। अब देखना यह है कि अगर कोई प्रसिद्ध वस्तु है तो वो उपमा, अगर नहीं है तो वो उत्प्रेक्षा। बस बच्चों, इस काव्य पंक्ति को देखो, इस काव्य पंक्ति में नील गगन साथ शांत हृदय, इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते कितने बच्चे हैं जो बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं और उनको समझ में भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। देखो अतिशयोक्ति का दो अर्थ होते हैं, मतलब अतिशय प्लस उक्ति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक और उक्ति का मतलब होता है कहना। तो इसकी व्याख्या क्या बनी, बढ़ा चढ़ा कर कहना, मतलब अत्यधिक कहना या बढ़ा चढ़ा कर कहना, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक मतलब उसका घोड़ा, उनका जो घोड़ा था वो उस पार भी पहुंच गया, अभी राणा ने सोचा ही था।
इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब ये है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। किसके द्वारा? कवि के द्वारा। कवि ने जो ये कविता, ये दो काव्य पंक्ति है, ये लिख तो दी, लेकिन इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ऐसे ही हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस, कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी भी नहीं, उससे पहले ही लंका जल भी गई और सारे राक्षस भाग भी गए। अब ये काव्य पंक्ति में जो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसकी वजह से यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आप सोच रहे कि ये इतनी इंपॉसिबल बात कैसे कह दी? देखो, वैसे तो आपको दिख रहा होगा ये इंपॉसिबल बात है, जो कि है, लेकिन कवि के कहने का मतलब क्या है? कवि के कहने का मतलब यहां पर ये था कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी थी कुछ ही टाइम में ही, मतलब कुछ टाइम में ही सारी लंका उन्होंने जला दी। ये वो बात कहना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये वाली बात लिख दी कि अभी लंका नहीं, सॉरी, अभी पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, उससे पहले लंका जला दी। इसका मतलब बहुत क्विकली, बहुत जल्दी ये काम हुआ है। तो ये कोई इंपॉसिबल बात नहीं कह रहे, बस बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया, बस ये कह दिया। तो इस वजह से अतिशयोक्ति है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, गगन मतलब आकाश। तो इस तरह से यहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा इन सब में, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहां होता है? जहां प्रकृति की चीजें इंसान के कार्य करती हुई दिखाई जाए। मतलब प्रकृति की चीजें किस तरह की? जैसे कोई पर्वत हो गया, नदी हो गई, पहाड़ हो गए, या इस तरह के कोई बादल हो गए, इस तरह के और भी चीजें होती हैं। पता नहीं कितनी चीजें हैं प्रकृति की जो इंसान के क्रियाकलाप करने लग जाती हैं। हालांकि करती नहीं है, कवि अपने मन से करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं? देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आपकी पढ़ी हुई पंक्ति होगी ये शायद, कि ये 9th क्लास में आती है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि मेघ यानी बादल सज संवर कर आ गए हैं। अब सजता संवरता कौन है? इंसान। और कर कौन रहा है? बादल। तो इंसान के काम प्रकृति करने लग जाए, प्रकृति की चीजें इंसान के कार्य करती हुई दिख जाए, तो समझ जाना वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। ऐसे ही बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार करने का मतलब होता है विनती करना। तो बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर विनती कर रहा है। अब ये कवि की कल्पना ही है, कवि कुछ और बताना चाहते हैं हालांकि, लेकिन यहां पर प्रकृति की चीजें इंसान के क्रियाकलाप कर रही है, तो मानवीकरण अलंकार। सागर के हृदय पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, मतलब नाच रही हैं लहरें, मधुर गान गा रही हैं, ऐसी अवस्था में मानवीकरण अलंकार। क्यों? क्योंकि लहरें जो शब्द है, यानी लहरें प्राकृतिक चीजें हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब हंसना मुस्कुराने का काम इंसान का, हालांकि वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फूल हंसे कलियां मुस्काई में मानवीकरण अलंकार। अब दो ऐसे वाक्य हैं जो आपका टेस्ट है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, लहरें गगन चुमती उठती। अब ये दो पंक्तियां हैं जिसका आपको अलंकार भेद बताना है। टाइम स्टैम्प जरूर मेंशन कर देना, ताकि मुझे भी पता चले किसका आंसर क्या दे रहे हो, या एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक ये सेंटेंस लिख देना, बस जरूर देना आंसर। देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अब रूपक अलंकार, इसमें ही कुछ कैच है। ये एक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये तो व्याकरण और रिटन पोर्शन का आपका वन शॉट है, लेकिन अगर आप लिटरेचर यानी पाठों से रिलेटेड जो आपका बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसका वन शॉट करना चाहते हो, तो वो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं कि उसका वन शॉट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, आप जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। फिलहाल रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में आपको एक शब्द देखना है, रूपी। अब रूपी शब्द का मतलब ये नहीं है कि ऐसे कैसे रूपी शब्द मिल जाएगा, उसकी व्याख्या करोगे ना तब रूपी शब्द मिलेगा। अब आप सोचोगे कि सर रूपी शब्द तो तब पता चलेगा जब व्याख्या करोगे, और व्याख्या हमें आती हो ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर पंक्ति की व्याख्या आती हो, लेकिन पहले समझ लो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है? थोड़ा सोचो कि इसमें बनेगा कि हे मां मैं तो चांद रूपी खिलौना लेना लेऊंगा। अब यहां चांद रूपी खिलौना, ये देखो व्याख्या में आ रहा है रूपी शब्द, ऐसी अवस्था में रूपक अलंकार। ठीक है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। प्रकृति का अनुराग रूपी, अनुराग माने प्रेम, अंचल माने दुपट्टा, तो प्रेम रूपी दुपट्टा हिल रहा है, और जब ऐसा शब्द आ जाए रूपी, तो रूपक अलंकार तो होना स्वाभाविक है। आगे देखो, प्रीति नदी में पांव न बोरियो, आपका पढ़ा हुआ है, प्रीति नदी में पांव न बोरियो। प्रीति यानी प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर डुबोया ही नहीं, और जहां रूपी शब्द आ जाए तो समझ जाना रूपक अलंकार। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उपमा अलंकार के तो शब्द बता दिए, उत्प्रेक्षा के भी बता दिए, अतिशयोक्ति भी काफी हद तक समझ में आ जाता है, मानवीकरण अंदाजे से समझ में आ जाता है, लेकिन रूपक तो असंभव सी चीज हो गई है ना। हाँ बिल्कुल, कई शब्द कई वाक्य ऐसे भी होंगे जहां अतिशयोक्ति भी पहचानना मुश्किल होगा, मानवी भी पहचानना मुश्किल होगा, रूपक तो है ही मुश्किल। ये तो शब्द हो गए, तो ये काफी चीजें आसान होते हुए भी कुछ चीजें मुश्किल है। अब उसको कैसे करें, उसके लिए आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, क्या आपको आंसर आता है? अगर आता है तो अच्छी बात है, पर मन में सोचो 9 गुना 7 इसका आंसर करना हो तो मेरे हिसाब से इन दोनों का आंसर आपको विद इन सेकंड आपने मन ही मन दे भी दिया है ना, जरूर दे दिया होगा। आपको पता था, कैसे पता था? अभी कुछ देर पहले भी पढ़ लिया था, एक आधी बार पहले भी पढ़ा होगा, तो पहले पढ़ने की वजह से आपका दिमाग में वो बैठ गया, और अब आपका आंसर तुरंत 1 सेकंड में आ जाता है। अब ये कैसे होता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से आप थोड़े एग्जांपल्स पढ़ लो ना, तो आपका एग्जाम में अगर वही एग्जांपल देखने को मिल जाए तो आप विद इन सेकंड आंसर दे लोगे। तो आपको उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़े एग्जांपल्स पढ़ने होंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, इस नाम से आपको मिल जाएगा, आपको जहां ये सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर देखना, ठीक है। देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है टॉपिक को समझना। जैसे ही आपको टॉपिक मिले उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ो। अब मान लो टॉपिक आया समय का सदुपयोग, तो यहां सिर्फ समय की बात नहीं हो रही, बल्कि समय के सही उपयोग की बात हो रही है। तो इससे अब क्या समझे, मतलब इसका मतलब यह है कि आपको इसके कीवर्ड मिल गए, एक समय और दूसरा सदुपयोग। अब दूसरा स्टेप, अब आपको इसका माइंड मैप या ब्लूप्रिंट बनाना है। मतलब अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पर जाओ, टॉपिक को सेंटर में लिखो, और उससे जुड़े जो भी शब्द, विचार या सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें चारों तरफ लिख दो। फॉर एग्जांपल, समय का सदुपयोग के
लिए हम सोच सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ऑब्वियसली सफलता के लिए। दुरुपयोग से क्या होता है? पछतावा या असफलता। कैसे करें? टाइम टेबल बनाकर या टारगेट सेट करके। महान लोगों के उदाहरण जैसे गांधी जी, कलाम जी। कोई कहावत या दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो, मतलब समझ गए होगे। मतलब 5 मिनट के बाद आपके पास लिखने के लिए इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। सीरियसली ऐसा ही होने वाला है। आगे बताने से पहले बच्चों आप एक बार ये बताओ कि अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं, पहले से कमेंट में जरूर बताना। अब जब हमारे पास पॉइंट्स हैं तो उन्हें अब हमें साक्ष्य में ढालना है, वो भी स्टेप नंबर 3 में। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। क्या? देखो, पहला भूमिका, दूसरा विषय विस्तार, तीसरा निष्कर्ष। भूमिका में आपको 2-3 लाइनों में टॉपिक से रिलेटेड जो भी परिचय देना है, शुरुआत आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी दमदार होनी चाहिए। अब दमदार कैसे हो? इसके लिए आप कोई सवाल या कोई कहावत या कोई प्रसिद्ध बात ऐसी हो जहां से आप शुरू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं, जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर विषय विस्तार यानी बॉडी, 7-8 लाइन या ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 लाइन आप विषय विस्तार में लिखेंगे। लेकिन लिखेंगे क्या विषय विस्तार में? देखो बच्चों, जो आपने स्टेप नंबर 2 में माइंड मैप बनाया था ना, उसका इस्तेमाल आपको यहां करना है, यानी विषय विस्तार में। अब टॉपिक में क्यों, कैसे, क्या, लाभ हानि, इसके बारे में जितनी भी चीजें दिमाग में आ रही है सब कुछ यहां यानी विषय विस्तार में लिख सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वाक्य को छोटा और सरल रखना है। फॉर एग्जांपल, विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी है। एक सही दिनचर्या बनाकर हम अपने हर काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे अंत में निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखना है? आपको अंत में आपको अपनी पूरी बात को समेटना है, निचोड़ देना है। अब वो कैसे? जैसे कोई संदेश दे सकते हो, कोई सुझाव दे सकते हो, या कोई सकारात्मक विचार रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अतः हमें यह समझना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसीलिए हर पल का सही उपयोग करके ही हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते हो। और एक बात और ध्यान रखना कि आपको भूमिका, विषय विस्तार और निष्कर्ष इन सबकी हेडिंग नहीं बनानी। ऐसा नहीं है कि ये पोर्शन भूमिका का है, ये विषय विस्तार का है, ये निष्कर्ष का है। ऐसा आपको कुछ नहीं करना। ध्यान रखना, अलग अलग चीजें नहीं करनी। ये सब चीजें आपको अलग अलग नहीं करके बल्कि पैराग्राफ के बीच में ही मिक्स कर देनी है, पता भी ना चले। इतना करने के बाद अब स्टेप नंबर 4 पे चलेंगे। पूरा अनुच्छेद लिखने के बाद एक बार आप जरूर पढ़ना। मात्राओं की गलतियां या व्याकरण के तरीके से कोई अगर आपको गलती दिख रही है या पकड़ में आ गई है तो उसे वहीं पर ही ठीक कर देना। और ऐसा होगा, अनुच्छेद पूरा लिख लिया है, अब आपको गलतियां पकड़ में आएंगी जब आप पढ़ोगे, तो उसे दूर करना भी जरूरी है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के अलावा आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो एक बार कमेंट कर दो, जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं, उसको जरूर फॉलो करना। नंबर 1, अनुच्छेद लेखन करते हुए एक ही शब्द या एक ही बात को बार बार मत लिखना, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा करने से अनुच्छेद लेखन बड़ा हो जाएगा। हाँ, बड़ा तो हो जाएगा, लेंथी तो हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनर पर जो इंपैक्ट डालेगा, इंप्रेशन डालेगा, वो कितना गलत होगा। तो ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी शब्द की बार बार जरूरत पड़ रही है तो आप उसके पर्यायवाची लिख लो। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोशिश शब्द 2-3 बार प्रयोग कर लिया तो अब की बार आप प्रयास लिख लो या फिर प्रयत्न लिख लीजिए। इस तरह के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करोगे, इससे बात तो वही रहेगी, बस लहजा अच्छा हो जाएगा। और टॉपिक के सिर्फ एक ही पहलू को उठाना, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरह से बात को लेते लेते टॉपिक से भटक मत जाना। और सबसे जरूरी बात, बहुत बड़ा अनुच्छेद लेखन नहीं करना। 100 शब्द काफी रहेंगे एक अनुच्छेद लेखन के लिए। और वैसे भी अनुच्छेद लेखन के बारे में मैं आपको 10 बातें और भी बता दूं तो उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना आपकी प्रैक्टिस करने से होगा। तो चिंता मत करो बच्चों, आपकी प्रैक्टिस के लिए इजी एंड हार्ड एग्जांपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएंगे। अब पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको क्या करना होता है? ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट ही मेन काम करना होता है। बाकी बीच की बॉडी तो आप अपनी तरफ से लिख लोगे, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि 2, 4, 5 लाइनें, 10 लाइनें तो खैर ज्यादा ही होगी। कुछ लाइनें आपको बनानी होती है तो आप इजीली बना लेते हो, लेकिन ऊपर का फॉर्मेट और नीचे का फॉर्मेट आपको आपका समझना बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर नया फॉर्मेट आ गया, नया फॉर्मेट क्या कोडिंग समझाओ। नया फॉर्मेट नहीं, आप ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये आप लिख के आना, आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब वो क्या है तरीका पहले बताऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा जान लेते हैं। पत्र लेखन 2 तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा औपचारिक करना है, कौन सा अनौपचारिक करना है, आपको तो कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उस पर आपको लिखना है। लेकिन अब मैं अपने तरीके से बताऊं तो मैं 2 तरीके से नहीं बांटता हूं, मैं 3 तरीके से बांट देता हूं इसको। क्या? पहला विद्यालय से संबंधित पत्र, दूसरा शिकायती पत्र, तीसरा सगे संबंधियों से संबंधित पत्र। इन तीनों से बाहर कभी भी नहीं आता, इन तीनों से बाहर कभी भी नहीं पूछा जाएगा। विद्यालय से संबंधित पत्र पूछे जा सकते हैं, जो हालांकि बहुत कम पूछे जाएंगे। इन दोनों में से ज्यादातर पूछे जाते हैं शिकायती पत्र या सगे संबंधियों से संबंधित पत्र। एक एक करके समझते हैं इनके फॉर्मेट को, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे विद्यालय से संबंधित पत्र अगर कोई आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सेवा में लिखना है। ये पहली लाइन है, मैंने यहां पर जो लिखा हुआ है वो आप नहीं लिखेंगे, मैंने बस सिर्फ समझाने के लिए कि सेवा में के सामने ये पहली लाइन है, इसमें पहली लाइन में आपको ये लिखना है। अब मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, जैसे आपके चचेरे भाई का विवाह में शामिल होना है तो 2 दिन के अवकाश के लिए विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब ये जो टॉपिक है, इस तरह का कोई टॉपिक आ जाता है, मान लेते हैं माना गया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं। सेवा में लिख दिया, ठीक है, पहली लाइन में। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ये क्या है? ये दूसरी लाइन में वो लिखेंगे आप जो सबसे ऊंचा पद है, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जिसको भी आपको पत्र लिखना है वो आपको इस टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, आ गया ना प्रधानाचार्य, तो यहां लिख दिया श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ये पत्र में यानी टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा दूसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाला ये विद्यालय का नाम होगा, जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो किसी संस्था में तो बैठा ही होगा ना, उसकी बिल्डिंग तो होगी कोई ना कोई, उस बिल्डिंग का नाम लिखना है, यानी उस स्कूल का नाम आ गया। इसके बाद वो स्कूल है कि शहर में, चौथी लाइन में शहर का नाम आ जाएगा। इसके बाद विषय आ जाएगा 5वीं लाइन में। विषय आपको टॉपिक से देखने को पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य का पत्र लिखना, तो यहां लिख दिया 2 दिन के अवकाश हेतु, समझ में आया, विषय हो गया। अब छठे नंबर पर आपको संबोधन करना है। संबोधन करते ही बॉडी लिखनी है। बॉडी में आप कुछ 8-10 लाइनें लिख दो, बहुत है 8-10 लाइनें, मतलब 8-10 सेंटेंसेस, ठीक है, काफी रहेंगे, इनफ रहेंगे। अब इसके बाद धन्यवाद कीजिए, जब पूरी बॉडी हो जाए तो धन्यवाद लिखिए नीचे
नीचे की पहली लाइन कह सकते हो, और ऊपर से अगर 6 लाइन ये मान लेते हो तो 7वीं लाइन में। इसके अलावा आपका आज्ञाकारी शिष्य जरूर लिख देना, क्योंकि आप किसी के शिष्य हो, इसलिए तो प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो, तो 8वीं लाइन ये हो जाएगी। ये कुछ आसान सा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा दिया। तो आसान क्यों है, क्योंकि ये विद्यालय से संबंधित पत्र है और ये चीज आप बार बार लिखते आते हो, है ना, काफी टाइम से लिखते आ रहे हो। तो क ख ग ये नाम हो गया आपका, आप क ख ग लिखना, क्योंकि आपका नाम वहां पर वर्जित होगा आपके एग्जाम में। कक्षा 10वीं लिख देना, आप 10वीं में है तो ये 10 नंबर पर ही आ रही है। इसके बाद अनुक्रमांक, ये रोल नंबर होता है, 11वीं लाइन में आप यहां पर ये रोल नंबर लिख देना, रोल नंबर कुछ भी लिख देना अपनी मर्जी से, जैसा भी, जो बोर्ड का है, जो क्लास का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के फॉर्मेट में आप विद्यालय से संबंधित पत्र लिख देना। ये फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे आपके नंबर नहीं कटेंगे, बस बीच की बॉडी में वो लिखना जो आपको चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब एक बात और बताता हूं, ये विद्यालय से संबंधित पत्र था, ये तो था आसान। जो मेन है शिकायती पत्र, उससे रिलेटेड कुछ मैंने टॉपिक्स लिख दिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे स्टेशन मास्टर द्वारा किए गए शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध रेल मंत्री के नाम पत्र लिखो। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने कोई शिकायत करनी है। शिकायती पत्र का मतलब यही है कि आपको किसी भी चीज की शिकायत करनी हो तो उससे रिलेटेड आपको किसी सरकारी संस्था में ये पत्र लिखना होता है। तो वो शिकायत दोगे किसी सरकारी संस्था में, सरकारी नहीं सरकारी संस्था में, तो ऐसे केस में आपको किस तरह का फॉर्मेट यूज करना है, ऊपर क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और वो शिकायतें किस तरह की हो सकती हैं, वो इस तरह की हो सकती है जो मैंने आपको यहां लिख दिया है। वीडियो को रोक के एक एक लाइन को पढ़ लेना, समझ आ जाएगा किस तरह की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। कोई एक एग्जांपल ले लिया मैंने, बिजली को अत्यधिक कटौती होने पर विद्युत अधिकारी को पत्र लिखिए। अब बिजली की अत्यधिक कटौती हो रही है, विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना है, तो पहला क्या करना है, पहला तो वही करना है, सेवा में लिखना है आपको। अब कॉमा लिखो या ना लिखो इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन जब लिख रहे हो तो सब में लिखना। समय का मतलब जिसमें मैंने लगा रखा है यहां पर उसमें, और नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, मत लगाना, उसके भी पूरे नंबर मिलेंगे 100%। तो सेवा में लिख दिया। सेवा में लिखने के बाद ये पहली लाइन थी। अब आपको मैंने बताया था दूसरी लाइन में वो लिखना है जिसको आप पत्र लिख रहे हो। जैसे विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना है तो यहां पर आ जाएगा विद्युत अधिकारी जी, थोड़ा सम्मान दे देना, जी जरूर लगा देना, महोदय लगा सकते हो, श्रीमान जी लगा सकते हो। इसके बाद विद्युत अधिकारी बैठता कहां है, विद्युत अधिकारी तो विद्युत विभाग में बैठेगा ना, वहीं का डिपार्टमेंट होगा। विभाग मतलब डिपार्टमेंट, विद्युत का मतलब तो पता ही होगा ना, बिजली, बिजली विभाग में, तो विद्युत विभाग में वो बैठता है, बिजली विभाग भी कह सकते हो आप। और उसमें वो आपने तीसरे नंबर पर लिख लिया, मतलब मैंने बताया ना, जो अधिकारी जो दूसरे नंबर पर लिखा है, तीसरे नंबर उसकी बिल्डिंग का नाम लिखना है, वो जहां बैठता है। चौथे नंबर पर उस शहर का नाम, शहर का नाम कौन सा, कोई भी, बिजली विभाग तो हर शहर में, तो लेकिन आपके शहर का ही लिखना, मतलब आपके शहर का मतलब जो आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने वाला अपने शहर का ही लिखेगा ना। अब जैसे कोई बैठा हो उदयपुर का, लिख रहा हो फरीदाबाद को, तो वो तो काम करेगा नहीं, फरीदाबाद वाले थोड़ी आएंगे उदयपुर में ठीक करने। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो विद्युत विभाग हो गया, विद्युत विभाग के बाद शहर का नाम हो जाएगा चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर बिजली विभाग की अत्यधिक कटौती, ये विषय आ जाएगा। विषय में छोटे रूप में लिखना, ये बात ध्यान रखना, 3-4 शब्दों में, 5 शब्दों में बस इनफ है, पूरी लाइन मत लिख दे, पूरा सेंटेंस। कई बच्चे 1-2 लाइनों में लिख देते हैं, नहीं भाई, 2-4 शब्दों में समझ में आ जाना चाहिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। इसके बाद आपको संबोधन करना है, संबोधन में आप श्रीमान जी, महोदय जी या इस तरह की बातें आप लिख सकते हो, और उसके बाद आप शुरू कर दो। 2 पैराग्राफ बना देना। पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या बता देना, मतलब क्या दिक्कत है, वो सारी दिक्कत कि मैं यहां का रहने वाला हूं और इतने दिनों से मुझे ये दिक्कत हो रही है, और इस दिक्कत की वजह से ये परेशानियां भी हो रही हैं, और इन परेशानियों की वजह से काफी माहौल अच्छा नहीं है। तो ऐसा कुछ जो भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, पहले पैराग्राफ में बता दो। अब बताने के बाद, मतलब समस्या बताने के बाद, आप उसका समाधान दूसरे पैराग्राफ में बताना है। दूसरे पैराग्राफ में समाधान कैसे, कि 2 लाइन में लिख देना बस, कि अतः महोदय से निवेदन है कि ये समस्या का निवारण कर दीजिए, आपकी अति कृपा होगी, वगैरह वगैरह, जो भी उसका समाधान हो सकता है उसके द्वारा, वो आप 2 लाइन में, 1-2 लाइन में आपको बताना है, बता दिया। अब इतना करने के बाद नीचे का फॉर्मेट कुछ इस तरह से, धन्यवाद जरूर कर देना, भवदीय लिख देना अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़की है तो भवदिया लिख देना, जिसका अर्थ होता है आपका। ठीक है, तो 8 लाइन हो गई। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा, क ख ग लिख देना, ये नाम है आपका। नेक्स्ट होगा एड्रेस। एड्रेस क्यों, एड्रेस इसीलिए क्योंकि आपने जिसको भी पत्र लिखा है वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कहां करे, कहां आए, तो उस आपका एड्रेस जरूर आना चाहिए यहां पर। ठीक है, नीचे, और ये सारी चीजें एक लाइन में हो इसी तरफ, ये भी ध्यान रखना। मतलब आप लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे ये सारी चीजें, कोई भी चीज राइट साइड में या मिडल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर और नीचे का जो फॉर्मेट है वो आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, ये ध्यान रखना। पैराग्राफ आप बीच में से शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों का प्रश्न होता है कि सर लाइन कितनी छोड़नी है, ये सारी जो चीजें लिखी हैं इन सब में लाइन कितनी और कहां छोड़े। देखो ध्यान से सुनो, लाइन छोड़ने वाली बात बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये जो बात एड्रेस की थी उसको खत्म कर लेता हूं। तो आपका एड्रेस आ जाएगा यहां पर। अब एड्रेस कोई काल्पनिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि 218 गली नंबर 5 ये एक्चुअल में किसी का एड्रेस है, ये काल्पनिक एड्रेस है, ऐसे ही आपको काल्पनिक एड्रेस लिखना है। अगर हां टॉपिक में ऊपर लिख दिया कि आप किस एड्रेस पे रहते हैं तो आपको वही एड्रेस लिखना है। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि आप यहां उदयपुर लिखना मत भूलना, अगर आपने ऊपर उदयपुर लिखा है तो। क्यों, क्योंकि बिजली विभाग उदयपुर को आप शिकायत कर रहे हो और आप कहीं और के रहने वाले हो, तो इसका मतलब गलत है। आप वही एड्रेस लिखेंगे जिसकी आपने शिकायत की है ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया एड्रेस। अब इसमें एड्रेस का भी सिंपल सा फंडा है, सबसे छोटी चीज पहले आती है, जैसे मकान नंबर पहले आएगा, फिर उसके बाद गली आएगी। अब छोटी और बड़ी का मतलब क्या है, छोटी मतलब मकान छोटा होता है बजाय गली से, गली के बाद से भी बड़ा होता है कॉलोनी, कॉलोनी से भी बड़ा है शहर। ठीक है, शहर के बाद भी अगर आप लिखना चाहो तो शहर का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप एड्रेस लिख सकते हैं और यहां पर आपका एक शिकायती पत्र पूरा तैयार हो जाता है। अब बात आती है कि लाइन कहां छोड़ी जाए। देखो बच्चों ध्यान से समझना, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, क्या आपको कंजस्टेड लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत एक के ऊपर एक चढ़ गई हो, या बहुत क्लोज हो गई हो, या माइक्रो मतलब बहुत नजदीकी हो गई हो, ऐसा अगर आपको लगे आपके पेपर में, यहां तो आपको शायद ना भी लग रहा हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक लाइन बीच में छोड़ देना कहीं पर भी। जैसे विषय के बाद, मतलब हर एक लाइन के बाद लाइन मत छोड़ देना ना, सेवा में के बाद लाइन छोड़ी, विद्युत अधिकारी के बाद लाइन छोड़ी, विद्युत विभाग के, ऐसा मत करना, ये तो और भी बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आपको लगे कि यहां 4-5 लाइन लिखने के बाद कंजस्टेड हो गया तो आप विषय के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां दोनों पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़ दीजिए, यहां 2-3 लाइनों के लिखने के बाद एड्रेस के बीच में लाइन छोड़ दीजिए, मतलब एड्रेस जब लिखना शुरू कर रहे हो तो इस तरह से आप लाइन छोड़कर लिख सकते हो। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपके दिमाग में एक भ्रम है कि लाइन तो कहीं छोड़नी होगी, फॉर्मेट का हिस्सा है, नहीं, आपको लगे कंजस्टेड है तभी लाइन छोड़ना, वरना मत छोड़ना।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे 1% भी। हाँ, ये कंजेस्टेड ना लगे बस इसीलिए कह रहा हूं कि लाइन बीच बीच में छोड़ देना। कंजेस्टेड का मतलब आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए बात कर रहा था। चलिए अगले पत्र यानी लास्ट पत्र है, ये पत्र लेखन का लास्ट है, अभी टॉपिक्स और भी बाकी हैं। तो पत्र लेखन का जो लास्ट है वो आता है सगे संबंधियों से संबंधित पत्र। मतलब आप रिलेशन में किसी को पत्र लिखते हो तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो आपको बताएंगे। कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, अपनी माता को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। अब पत्र किसको लिखना है? माता जी को, यानी रिलेशन में। ऐसे ही छोटे भाई को पत्र लिखना हो, मित्र को पत्र लिखना हो, चाचा को पत्र लिखना हो, ये सब सगे संबंधी हैं, ठीक है। तो इनको पत्र लिखने के लिए फॉर्मेट होता है। मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे अपनी माता को पत्र लिखिए जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया हो। सबसे पहले आएगा प्रेषक पता यानी सेंडर एड्रेस, सेंड करने वाले का एड्रेस यानी आपका एड्रेस। अब वो कोई भी काल्पनिक लिख देना। अब परीक्षा भवन लिखें सर या एड्रेस लिखें, देखो परीक्षा भवन अब छोटे बच्चे नहीं रहेंगे, कोई तो एड्रेस मान लो काल्पनिक, वो तो उस टाइम आपको समझाने के लिए लिखा गया था। अब तो आपका एक बोर्ड एग्जाम भी है और आप थोड़े बड़े भी हो गए हो, तो अब कोई भी एड्रेस लिख देना। एक्चुअल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस काल्पनिक एड्रेस लिखिए, जैसे 420 गली नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी सूरत। अब यहां पर प्रेषक एड्रेस हो गया। अब माता जी कहीं और रहती हैं तभी तो पता लिख रहे हो, आपके घर में थोड़ी रह रही है, आपके शहर में थोड़ी रह रही है, वो कहीं और रहती है, तो प्राप्तकर्ता का एड्रेस यहां आ जाएगा। उसके बीच एक लाइन जरूर छोड़ देना, ये जरूर है। क्यों? दोनों एड्रेस मिक्स हो जाएंगे, दोनों एड्रेस एक साथ लिखेंगे तो दोनों एड्रेस मिक्स ना हो इसलिए एक लाइन छोड़वा दी, तो दोनों का एड्रेस ऊपर आ गए, है ना। अब एड्रेस के बारे में भी कहानी बताऊंगा, लेकिन दोनों एड्रेस उतना लिखने के बाद आपको संबोधन करना है। पूज्य माता जी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूछो, लास्ट में 2 लाइन में ये बता दो कि हाँ मैं बहुत जल्दी आऊंगा, या इस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो, या वगैरह वगैरह जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आपकी कहानी है, आप बड़ी आसानी से लिख लोगे बनाकर। तो इस तरह से 5, 7, 10 लाइन जो भी आप बनाना चाहते हो बनाइए, लिख लीजिए और यहां पर लिख दीजिए आपका सूत्र यानी आपका क्या रिलेशन है वो आ जाएगा यहां पर, और आपका नाम आ जाएगा। बस ये कहानी है, ये बहुत इजी है, लेकिन ये कई बार पूछा जाता है आपसे रिलेशन वाले। तो अब एड्रेस की कहानी सुनो। एड्रेस, कई बच्चे क्या करते हैं कि एड्रेस सर नीचे लिखते हैं। हाँ, गलत नहीं है, यही एड्रेस यानी ऊपर वाला सेंडर एड्रेस आप सबसे नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से दोनों इकट्ठे ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन पहले लिखना सेंडर एड्रेस, ये भी ध्यान रखना। समझ में आया? इतना ध्यान रखना। अब आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये जवाब दे दो। शिकायती पत्र में चौथी लाइन में आप क्या लिखोगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्ववृत्त लेखन, इसको आप बायोडाटा भी कह सकते हो, रिज्यूमे भी कह सकते हो, करिकुलम भी कह सकते हो। तो ये क्या है? दरअसल आपको अपना बायोडाटा लिखना होता है, स्ववृत्त लेखन करना होता है। स्ववृत्त यानी अपनी नौकरी पाने के लिए आपको एक लेटर लिखना होता है। अब लेटर लिखने में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, जैसे नाम, पिता का नाम, पता, संपर्क सूत्र, शैक्षणिक योग्यता, विशेष उपलब्धियां, इस तरह की ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। मतलब आप अपना बायोडाटा दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा ना अपने बारे में, कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मैंने क्या पढ़ाई की है, मैं इसमें रुचि रखता हूं, वगैरह 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 वगैरह, है ना। इस तरह से बायोडाटा आप लिख सकते हैं। अब इसका भी एक फॉर्मेट है जो यहां सामने आप देख रहे हैं। इस फॉर्मेट को याद रख लेना, ये फॉर्मेट बहुत इजी भी याद हो जाएगा और सब तरह के स्ववृत्त लेखन में यही काम आएगा, बस और कुछ नहीं करना आपको। जैसे स्ववृत्त में सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, फिर पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई जो आप अपने बायोडाटा में लिखेंगे ही। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल पता लिख सकते हो, भाषाओं का ज्ञान किस का है, राष्ट्रीयता यानी नेशनलिज्म वो आपकी क्या है, कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस क्या है, और शैक्षणिक योग्यता। ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक डिटेल है, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीजें बेसिक डिटेल है जो आपको शुरू में लिखनी है, बस इतना कर लेना। अब शैक्षणिक योग्यता में एक टेबल बनेगी, वो टेबल यहां लिख दी है। शैक्षणिक योग्यता में आपको पूरी डिटेल बतानी होती है, जैसे क्रम संख्या तो सीरियल नंबर हो गया, कक्षा आप शुरू छोटी से शुरू करना, जैसे 10वीं कक्षा कहां से की, उसके बाद 12वीं कहां से की। अब आप सोच रहे हो हमारी सबसे छोटी क्या सबसे बड़ी 10वीं है, आपकी 10वीं 12वीं नहीं देखनी। आप नौकरी पाने जा रहे हो तो आप अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई पूरी करके ही जाओगे, तो आपको एज्यूम करना है, आपको अपनी कल्पना में मानना है कि मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली है। तो सबसे छोटी कक्षा से शुरू करना, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह जो भी किया उसके बाद आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वर्ष, ये किस वर्ष में की है, और जो यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है वो कौन सा रहा है आपका, विषय कौन से लिए थे, 2-3 ही लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब पूरी डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये 8 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट थे, आप 2-3 लिख देंगे काफी होंगे। परसेंटेज आपकी क्या रही, ये एक टेबल बनती है जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल जरूर बना कराना। या इसके अलावा कुछ और लिखनी है, जैसे अन्य संबंधित योग्यताएं, कि इसके ये तो पढ़ाई की है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हो या कुछ और किया हो तो वो आप यहां लिख सकते हैं। उपलब्धियां लिख सकते हैं, उपलब्धियां क्या क्या रही हैं आपकी जीवन में, रुचि, अभिरुचि का मतलब इंटरेस्ट आपके क्या रहे हैं, और उद्घोषणा ये परमानेंट है, ऐसा कोई अलग अलग नहीं लिखना कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है। ये आपको मतलब कॉमन है, हर बायोडाटा में आपको यही लिखना है। स्थान लिख देना, दिनांक लिख देना, हस्ताक्षर कर देना, बस ये पूरा फॉर्मेट है। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा याद नहीं रहेगा, देखो बच्चे याद तो रह जाएगा, बस आपको ये ऊपर की बेसिक डिटेल और ये नीचे की डिटेल ये तो आपको ऑलरेडी याद हो गई होगी। बस आपको करना क्या है, ये टेबल जो अच्छे से बनानी है आपको, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे तो आपको मैंने जस्ट समझाया, अब एग्जांपल नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप बी लिब यानी ये कोर्स होता है उसको कर चुके हैं, आपको किसी प्रतिष्ठित विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष जिसको लाइब्रेरियन कहते हैं, इस पद के लिए आवेदन करना है। अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त तैयार कीजिए, स्ववृत्त मतलब बायोडाटा। अब स्ववृत्त लेखन में आपको करना क्या है, सबसे पहले वही फॉर्मेट यूज करना है जो मैंने आपको बताया था, वही सब कुछ वही। जैसे नाम आप लिख नहीं सकते तो नाम काका लिख दीजिए, पिता का नाम भी अवश्य लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माता का नाम चर्चा लिख दिया। अब देखो क्या गजब के नाम है, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके अलावा जन्म तिथि आप कोई भी लिख दीजिए। इसके अलावा वर्तमान पता, ये एड्रेस आ जाएगा, जो एड्रेस लिखने का तरीका मैंने पत्र लेखन में समझाया, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन यहां डैश लगा दिया। इसके बाद ईमेल कुछ भी बना दी मैंने, ये सब चीजें वही है, आपकी बेसिक डिटेल ही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। भाषाओं का ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी, राष्ट्रीयता नेशनलिज्म यानी भारतीय। इसके अलावा कार्य अनुभव, एक्सपीरियंस क्या रहे हैं आपके, केवी विद्यालय में 2 साल का अनुभव रहा है, ये भी लिख सकते हो कि मैं वहां पर 2 साल लाइब्रेरियन के रूप में काम कर चुका हूं, लेकिन अब आपको कहीं दूसरी जगह पर काम करना है, इसलिए आप बायोडाटा दे रहे हैं। इसके बाद एक टेबल जो बनेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या कि जैसे क्रम संख्या तो 1 2 3 4 5 आई गई, कक्षा छोटी से शुरू करना, जैसे 10वीं 12वीं स्नातक, ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातक कहते हैं, याद रख लेना। इसके बाद बी लिब की यानी ग्रेजुएशन के बाद बी लिब और एम लिब ये किया। अब स्नातक वैसे तो बी लिब ही हो गई, वैसे चलो 2005 में मैंने ये किया, 2007 में मैंने 12वीं की, 2010 में, 2011 में, 13 में। अब ये सब चीजें काल्पनिक है, आपने करी नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आपको काल्पनिक में लिखना पड़ेगा। आपको नौकरी चाहिए, एक्चुअली आपको नौकरी नहीं, आपको नंबर चाहिए, तो आपको लिखना ही होगा।
ये वर्ष आ गए जिस वर्ष में आपने 10वीं 12वीं या जो भी आपने किया। इसके अलावा बोर्ड या विद्यालय यानी सीबीएसई बोर्ड से किया, उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से, इग्नू से, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी आ सकती है। यूनिवर्सिटी सारों की एक भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप बोर्ड अलग अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखना। 10वीं यूनिवर्सिटी से नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। तो 10वीं में आपको सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है वहां वो लिखेंगे आप। यूनिवर्सिटी आप यहां पर लिखना शुरू करो तो यहां पर सारी एक जैसी यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। मैंने अलग अलग लिख दी आपको समझाने के लिए। विषय मैंने आपको बताया था 2-3 ही लिख देना, काफी रहेंगे, काफी है। इसके बाद परसेंटेज जो काल्पनिक आपको लिखनी है। अब काल्पनिक लिखनी है तो अच्छी लिखो, क्यों बुरी लिखते हो, है ना। 93%, 91, 87 अलग, ये थोड़े लो आगे लो हो जाती है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, आपने जो फर्स्ट क्लास की थी शायद बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, 99, 100% भी आए होंगे कई बच्चों के। उसके बाद थोड़ी से 5वीं क्लास की थोड़े से लो हुए, फिर 10वीं में थोड़े और लो हो जाते हैं, प्लस 2 में और लो हो जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन होती है तो थोड़े और लो होते हैं, थोड़े लो होते हैं, ज्यादा बहुत लो नहीं। तो ऐसे करके जितने बड़े होते जाओगे लो होती चली जाती है। अब कई बच्चों के साथ उल्टा भी होता है, पहले वो अच्छे से नहीं पढ़ते थे, आजकल वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनके परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, मैं एक जनरल बात कर रहा था। चलो अब अन्य संबंधित योग्यताएं। अब इसके अलावा कोई योग्यता भी लिख दी कि मुझे इसके अलावा ये भी ज्ञान है, कुछ भी अपनी मर्जी से हमने कौन सी नौकरी लेनी है, उपलब्धियां लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट किस में है, जैसे उपन्यास पढ़ने में है, इंटरनेट सर्फिंग करने में है, इस तरह की चीजें। उद्घोषणा, ये घोषणा करनी है कि मेरे जो ऊपर चीजें लिखी गई हैं ये सब सही है, ये आप एक कॉमन लाइन है, मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपलब्ध सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है, ये कॉमन लाइन है, ये लिख देना बस। स्थान लिख दो कोई भी और दिनांक लिख दो, इसके बाद हस्ताक्षर कर दो अपने नाम को लिखकर, बस यहां पर ये पूरा बायोडाटा आपका तैयार हो जाता है। इसके अलावा एक चीज आप और कर सकते हो, शुरू में, बिल्कुल शुरू में आप पत्र लिख सकते हो, एक छोटा सा पत्र। कैसे? 2 लाइन में ही पत्र लिखना, पूरा पत्र नहीं, जैसे करते हैं ना कि सुविधा निवेदन है कि मुझे ये नौकरी चाहिए और मेरी ये योग्यताएं, मेरी शैक्षणिक उपलब्धियां निम्नलिखित है, और निम्नलिखित है लिखने के बाद आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर 2 लाइन लिख दो तो अच्छी हो जाती है वो चीजें, आवेदन हो जाता है वो पूरा। अब ईमेल लेखन भी करना होता है आपको। आपके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं कुछ, वो आपको पता ही है, सिलेबस में पर पैटर्न देख लिया होगा। पहले ईमेल देख लेते हैं। ईमेल एक तरह का डिजिटल पत्र ही है, पत्र लेखन करते हो ना, ठीक वैसे ही आपको डिजिटली भेजना होता है। आप जानते हैं ईमेल लेखन को बहुत अच्छे से। इसको ईमेल को वैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कह देते हैं। ईमेल 2 तरह के होते हैं, जैसे पत्र लेखन होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक कौन से? किसी कंपनी, सरकारी कामकाजों के लिए अगर आपको ईमेल लिखना है तो औपचारिक। अनौपचारिक कोई रिश्तेदार यानी रिलेशन में आपको लिखना है तो वो अनौपचारिक होते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे ये चीजें, लेकिन आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ईमेल का भी कुछ एक फॉर्मेट है, उसको भी ध्यान से देखो। कुछ फॉर्मेट से पहले कुछ चीजें हैं जो समझने लायक हैं। एक होता है प्रेषक, जिसको आप फ्रॉम कह देते हो, यानी भेजने वाला वो आप ही हैं, उसकी ईमेल आईडी डलेगी। यहां पर ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है, आप काल्पनिक लिख के आ जाना काफी है, जैसे abc@def.com। अब कोई मतलब मेल आईडी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लिख दी। इसके बाद होता है टू होता है प्रेषिती, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में आप टू कह सकते हो, प्राप्तकर्ता और आसान भाषा में। अब जिसको भेज रहे हो वो यहां पर आ जाएगा, उसकी मेल आईडी यहां आ जाएगी, xyz@gmail.com। इसके बाद होता है सीसी या बीसीसी, जो इतनी जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको समझना चाहिए। सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब जो जिसको आप मेल लिख रहे हो बिल्कुल एज इट इज मेल इन लोगों को भी जाए, उसकी मेल आईडी यहां डलेगी। ऐसे ही बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब आप मेल तो सबको भेज रहे हो, लेकिन एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी भेजना चाहते हो, मतलब सेम मेल एक ऐसे व्यक्ति को जा रही है जो आप बताना नहीं चाहते कि उस बाकी लोगों को। मतलब फॉर एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो आपने अनुज को मेल लिखनी है, कुछ भी XYZ कुछ भी मैटर है आपका, वो मैटर आपको लिखना है अनुज को। अब अनुज को लिखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि कशिश और जिया भी तो इसी में शामिल है, तो अनुज की मेल आईडी तो डाल दी, लेकिन कार्बन कॉपी में कशिश और जिया की मेल आईडी भी डाल दी, क्योंकि इनको भी वही भेजना है, सेम टू सेम मैसेज। जैसे व्हाट्सएप पे आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, फॉरवर्ड करते हो, वैसे ही आपको मेल आईडी में लिखनी यहां पर अनुज ही है, लेकिन अगर कार्बन कॉपी में कशिश और जिया की मेल आईडी भी डाल दी तो अनुज के साथ साथ कशिश और जिया को भी वो मैसेज फॉरवर्ड होगा, वो मेल फॉरवर्ड होगी, सेम टू सेम, ठीक है। अब एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसको आप डालना तो चाहते हो, लेकिन कशिश, जिया और अनुज को ना पता चले कि मैंने इनको भी मेल भेजी है। अनुज को ये तो पता चलेगा कि कशिश को, जिया को भी भेजी है, लेकिन इनको ये नहीं पता चलेगा यशिका और कुणाल को भी गई है ये मेल, उनको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बीसीसी में डाल दी, उनकी मेल आईडी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल दी। अब ये दोनों चीजें इतनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपको ईमेल लेखन करना है, ये कभी कभी ऑप्शनल होती है, मतलब आपको करनी भी हो ना भी करनी हो आपकी मर्जी है, तो हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि बिना वजह इसकी बात कर रहे हैं, मैं जस्ट नॉलेज के लिए आपको ये बातें बता रहा हूं। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मेट देखते हैं किस तरह से फॉर्मेट आगे बढ़ता है। सबसे पहले प्रेषक होता है, उसकी मेल आईडी डलेगी, प्रेषिती की मेल आईडी दूसरे नंबर पर डलती है। विषय आपको इस तरह से 5-7 शब्दों में लिख देना है, कोई भी शब्द, ठीक है। अब इसके अलावा श्रीमान जी, महोदय जी, प्रिय आदरणीय चाचा जी, जिस तरह से पत्र आप लिखते हैं, मतलब आप संबोधन करेंगे कुछ भी, जो भी आप संबोधन करना चाहें, इन तीनों में से कुछ भी करिए, या जो भी आपका पत्र है या जो भी ईमेल है उसके अकॉर्डिंग जैसा भी 2 पैराग्राफ बना देना, जैसे मैंने पत्र लिखने में समझाया बिल्कुल वैसे ही, और नीचे धन्यवाद लिखकर का खबर लिख देना। सीसी का मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले बताया, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये सीसी वैसे लिखना नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ धन्यवाद करना है और आपको अपना नाम लिखना है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर इसमें डेट डलेगी, डेट नहीं डालनी बच्चों, ईमेल लेखन है, डिजिटली जाता है, व्हाट्सएप पे डेट डालते हो आप, मैसेज में डेट नहीं डाल देना, लेकिन आपको पीछे के मैसेज देखने हो तो आपको पता चल जाता है कि किस डेट को आया था। ऐसे ईमेल लेखन की डेट पता चल जाती है, इवन टाइम तक भी पता चलता है, तो आप क्यों लिख रहे हो, मत लिखना, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, लेकिन अभी फॉर्मेट से समझ में नहीं आएगा, आपको उदाहरण भी तो समझाने पड़ेंगे। देखो आपके क्षेत्र में एक पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को ईमेल लिखना है, ईमेल लिखना आ गया, क्योंकि पहले तो पत्र लेखन करते थे, हालांकि अब पत्र लेखन तो अभी कर रहे हो एग्जाम में, लेकिन वैसे आजकल की जो ट्रेंड कह सकते हो डिजिटली ज्यादा हो गया, टेक्निकल लोग ज्यादा हो गए। तो प्रेषक abc@gmail.com, प्रेषक मैंने भेजने वाला, ये एक पूरा फॉर्मेट है। इस तरह से आपको बॉक्स बना के लिखना है, प्रेषिती xyz@gmail.com, ये प्रेषिती यानी सामने वाले का, यानी नगर निगम की ईमेल आईडी यहां डलेगी। विषय डलेगा क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु, ये विषय डल गया 5-7 शब्दों में, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कह देते हैं। अब यहां पर संबोधन करोगे महोदय जी, और कुछ इस तरह से 2-4 लाइन में 5-7 लाइन में आपको मेल लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अलीगढ़ जिले के जैन धर्म कॉलोनी का निवासी हूं, हमारी कॉलोनी के आसपास कोई भी पार्क नहीं है। पार्क न होने के कारण इस क्षेत्र के निवासी स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि पार्क की वजह से वायु शुद्ध मिलती है और सुबह टहलने के लिए स्थान मिलता है। पार्क न होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते, स्वस्थ जीवन जीने के लिए पेड़ पौधों और
और पार्कों का बड़ा महत्व होता है। देखो मैंने यहां पहले पैराग्राफ में आपको यह बताया कि यहां सबसे पहले आपकी समस्या बतानी है, आपको सॉल्यूशन नीचे वाले पैराग्राफ में। अतः कॉलोनी के हम सब निवासी आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। इसके लिए आपकी अधिक कृपा होगी। पार्क विकसित करने के लिए खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है। सजेशन भी दे दिया है ना। अब इसके बाद धन्यवाद लिखिए, यानी आपका नाम लिख दीजिए। ये पूरी बॉडी इस तरह के एक बॉक्स में आ जाएगी और बाकी के जो प्रेशर कैपेसिटी है ये 3 बॉक्स में अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स में बन जाएंगे, इस तरह से जैसा आप सामने देख रहे हैं। ये इस तरह से ईमेल लेखन बड़ी आसानी से हो जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर हिंदी व्याकरण के नाम से फ्री क्रैश कोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। पहले भी बता चुका हूं, ये ढेर सारे एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको समझ में आ जाएगा, क्लिक करके देख लेना। सबसे पहले यह समझते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। विज्ञापन का मतलब है किसी भी वस्तु यानी प्रोडक्ट या सेवा यानी सर्विस के बारे में लोगों को जानकारी देना ताकि वे उसे खरीदें या फिर इस्तेमाल करें। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है ध्यान खींचना। हर दिन आप अखबारों में देखते होंगे विज्ञापन छपे होते हैं जो कि लिखित में होते हैं। इसी तरह से विज्ञापन 2 तरह के होते हैं। पहली तरह के विज्ञापन जिसमें आपको कलाकारी ज्यादा दिखानी पड़ती है, मतलब आर्ट यानी क्रिएटिविटी, और दूसरी तरह के विज्ञापन भी होते हैं जिसमें आपको आर्ट का इस्तेमाल कम बल्कि शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है। पहली तरह के जो विज्ञापन होते हैं उसमें प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है एक तरह से। जैसे विराट मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए या फिर प्लाजा कार कंपनी के लिए एक विज्ञापन लिखो। अब इसमें दोनों में प्रोडक्ट है, तो इस तरह के जो टॉपिक आप देख रहे हैं इसमें आर्ट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, शब्द आपको कम ही लिखने पड़ते हैं। एक दूसरी तरह के भी विज्ञापन होते हैं जो आपको कुछ इस तरह के टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिले शुरू हो गए हैं, इस स्कूल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर कुछ इस तरह से जैसे आप एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग, तो योग प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में एक विज्ञापन लिखो। अब इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इनमें आपको आर्ट का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, शब्द ज्यादा लिखने पड़ेंगे। बच्चों आपके एग्जाम में ये दोनों तरह के विज्ञापन आ सकते हैं, तो चिंता मत करो बच्चों, बहुत आसान तरीके से ये दोनों तरह के विज्ञापन आपको बहुत जल्द आ जाएंगे। बच्चों बस आप तो एक काम करो, अपने अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे कहां से मुझसे प्यार करते हैं। चलिए पहले इस तरह के विज्ञापन सीखते हैं जिसमें आर्ट का इस्तेमाल ज्यादा और शब्दों का प्रयोग कम ही होता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे, देखते रहना। इसका नाम है पैप्स, मतलब विज्ञापन लिखते हुए इसका प्रयोग करना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके हर एक अक्षर को समझेंगे। देखो सबसे पहले पी यानी प्रोडक्ट, मतलब आपकी जो वस्तु है उसका नाम। विज्ञापन में सबसे पहले और सबसे बड़ा यही लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल रौनक साबुन, ये तो हुआ आपके प्रोडक्ट का नाम। अब दूसरा अक्षर ए यानी आकर्षक चित्र और स्लोगन। अब आपको एक अच्छा सा चित्र बनाना है जो आपके प्रोडक्ट का ही हो, बस ये बात ध्यान रखना। और एक टैगलाइन भी यूज करनी है। जैसे साबुन के लिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं, तन को महकाए मन को हर्षाए, हो गया ना। इसके बाद बी यानी बेनिफिट्स, या आप आसान शब्दों में कहो तो विशेषताएं, मतलब आपको इस प्रोडक्ट की विशेषताएं लिखनी है। मतलब आपका प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदें ये आपको 3-4 लाइन में आपको बताना है। जैसे नीम और तुलसी के गुणों से भरपूर, त्वचा को रखे मुलायम, 10 रुपए में उपलब्ध। तो इस तरह के आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पॉइंट्स बना बनाकर आप लिख सकते हो, मतलब विशेषताएं। अब सी यानी कॉन्टैक्ट, विज्ञापन में आप ये जरूर बताएं कि ये जो चीज यानी ये जो प्रोडक्ट है ये मिलेगा कहां, ये भी आपको बताना है। तो आप कोई भी काल्पनिक पता या फोन नंबर आप लिख सकते हो, जैसे संपर्क विवरण सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध, या फोन नंबर भी दे सकते हो यानी 9812 से जो भी आपको मन करे। अब एस यानी स्ट्रक्चर यानी सजावट, अब आपको सजावट करनी है पूरे विज्ञापन की। अब ये कैसे होगी, इसमें आपको पूरे विज्ञापन को एक बॉक्स में बंद करना है, बस ये सजावट है। बॉक्स आपके विज्ञापन को साफ सुथरा और अट्रैक्टिव लुक देता है, तो इसीलिए ये याद रखना। पैप्स यानी प्रोडक्ट, आकर्षक चित्र या स्लोगन, बेनिफिट्स, कॉन्टैक्ट और स्ट्रक्चर, ये आप हमेशा याद रखना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब इस पैप्स का इस्तेमाल करके एक विज्ञापन बनाते हैं। जैसे टॉपिक है एक नई पानी की बोतल जलधारा के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। सबसे पहले पी यानी प्रोडक्ट, अब सबसे ऊपर और मोटे अक्षरों में अब यही लिखेंगे, मतलब इस प्रोडक्ट का नाम, जैसे जलधारा वाटर बॉटल। अब ये तो हो गया। अब ए पर चलते हैं यानी आकर्षक चित्र और स्लोगन। साइड में एक बोतल का चित्र बनाना है, मतलब बहुत आसान है आपके लिए शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो साथ में स्लोगन भी लिख देना, ये थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, जैसे जलधारा साथ हो तो प्यास की ना बात हो। देखो बहुत आसानी से एक तुकबंदी बनानी है, आप बना लोगे ऐसा मुझे उम्मीद है। अब ये स्लोगन आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट के नाम के नीचे लिख सकते हो। इसके बाद बी यानी बेनिफिट्स, जिसको आप विशेषताएं भी कह सकते हो, जैसे स्टील से बनी सालों साल चले, 12 घंटे तक पानी ठंडा रखे, आकर्षक रंगों में उपलब्ध, लीक प्रूफ ढक्कन। मतलब इस तरह से बात को बढ़ा चढ़ाकर, आपका कौन सा खुद का प्रोडक्ट है आपको तो बस बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखना है, कुछ ऐसी ऐसी विशेषताएं लिख देना जिससे ग्राहक पूरा अट्रैक्ट हो जाए। चलो आगे चलते हैं। देखो विज्ञापन को और ज्यादा आकर्षक बनाना है तो आप ऑफर भी दे सकते हो, जैसे 2 बोतल की खरीद पर एक लंच बॉक्स मुफ्त। इस तरह से ग्राहक पूरा अट्रैक्ट हो जाता है। अब सी यानी कॉन्टैक्ट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है अब वो खरीदे कहां से, उसका कॉन्टैक्ट देना है आपको। अब वो कहीं से भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने यहां लिखा कुछ इस तरह से लिख सकते हो, जैसे आज ही अपनी नजदीकी स्टेशनरी और जनरल स्टोर से खरीदें। और अंत में एस यानी स्ट्रक्चर, मतलब बॉक्स यानी सजावट करनी है बॉक्स बनाकर, बस और कुछ नहीं करना। पूरे विज्ञापन को बॉक्स में बंद करना मत भूलना। देखो हमारा ये शानदार विज्ञापन यहां पर तैयार हो जाता है। इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट पर विज्ञापन बना सकते हो बच्चों। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें कलाकारी ज्यादा चाहिए। अब कलाकारी का मतलब ये नहीं कि आप हर एक जगह पर चित्र बनाकर आ जाओ, वो कलाकारी नहीं। आपको बस विज्ञापन को या प्रोडक्ट को सजाना है। अब वो सजाएं कैसे, कुछ विशेषताएं लिखकर, कुछ ऑफर लगाकर, कुछ क्लाउड सा बना दिया, इस तरह से कुछ चित्र भी बना दिया, तो इस तरह से वो थोड़ा सजावट में आ जाता है। तो इसीलिए इस तरह की कलाकारी आप में चाहिए, बस और कुछ नहीं। वैसे तो नॉर्मल है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और हाँ एक बात और बताना कमेंट में कि आप में से किस किस की कलाकारी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत बेकार है या नॉर्मल सी ही है, एक बार जरूर कमेंट में बताना। अब दूसरी तरह के विज्ञापन देखो जिसमें आर्ट का इस्तेमाल कम बल्कि शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा चाहिए। शब्दों का इस्तेमाल मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा चाहिए, नॉर्मल से ही चाहिए, 2-4 लाइन ही लिखनी है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा क्यों चाहिए वो आप टॉपिक्स देख लोगे समझ में आ जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में ज्यादातर यही देखने को मिलता है, मतलब इस तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं जो अब आप सीखने वाले हो। अब इसको भी आसान तरीके से समझते हैं। इसमें 3 चीजें होती है। पहली मतलब एक तरह का फॉर्मेट है, सबसे पहले सबसे ऊपर हेडिंग या आप आसान हिंदी शब्दों में कहो तो शीर्षक, बीच में
विज्ञापन की बॉडी और लास्ट में आपका एड्रेस, मतलब एड्रेस आपका मतलब विज्ञापन को देने वाले का एड्रेस चाहिए। इसको समझने के लिए टॉपिक ले लेते हैं। जैसे टॉपिक है क्रिकेट मैच की सूचना देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब एक क्रिकेट मैच होना है जिसकी सूचना लोगों तक पहुंचानी है। अब कैसे दे सकते हो, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। जैसे आसान सा ये देखना, अब क्योंकि ये सूचना है तो इसीलिए इसकी हेडिंग सूचना ही हो जाएगी। सूचना सूचना आपको बड़ा सा लिखना है, बीच में सेंटर में कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बॉडी बॉडी में आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग 4-5 लाइन लिख सकते हो, बस काफी रहेगी। जैसे सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक आप कोई भी लिख सकते हो। दिनांक को 10 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और उड़ीसा क्रिकेट टीमों के बीच प्रतियोगिता होगी, जिसमें मुख्य अतिथि सचिन तेंदुलकर होंगे। क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मैच का आनंद लें। इस प्रदर्शन के लिए 25, 40 और 50 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट निश्चित किया गया है। इस तरह से आप अपनी बात को कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में लिख सकते हो। अपनी बॉडी का मतलब विज्ञापन की बॉडी में। चलिए, अब सबसे नीचे यानी राइट साइड में आपको एक पता लिखना है। जिसने भी सूचना ये दी है, वो चाहे आपने दिया या कोई और ने दिया है, आप जिसने भी ये सूचना दी है उसका नाम और उसके बारे में आपको यहां राइट साइड में बताना है। जैसे निखिल सक्सेना, ये सूचना देने वाले का नाम हो गया, और अगली लाइन में उसके पद या कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे सचिव है वो, मतलब उसका पद सचिव है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब ये उसकी कंपनी है, और लास्ट में शहर का नाम आ जाएगा मुंबई। बस ये तीनों लाइन आप लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन राइट साइड ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपको टॉपिक से रिलेटेड चित्र बनाना है। अब चित्र आपको बनाना ही है, आप अपनी तरफ से कैसा भी चित्र बनाओ, ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही बनाना है, लेकिन बनाना जरूर है, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें कुछ इस तरह का चित्र आप यहां पर इस जगह बना सकते हो, और बिल्कुल लास्ट में इस विज्ञापन को बॉक्स में बंद करना मत भूलना। इतना करने के बाद आपका विज्ञापन तैयार। तो बच्चों, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ये तो था सूचना पर विज्ञापन। अब हम एक अलग टॉपिक पर कोई एक मतलब विज्ञापन लिख लेते हैं। जैसे टॉपिक है आपकी कंपनी के कुछ कर्मचारी के पद खाली हैं, इस पर एक विज्ञापन लिखें। तो सबसे पहले आप यहां सेंटर में थोड़ा बड़े अक्षरों में क्या लिखेंगे, आवश्यकता, क्योंकि आपको कंपनी के कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसलिए ऊपर सबसे बड़ा आ जाएगा आवश्यकता। उसके बाद बॉडी आ जाएगी। अब बॉडी आप अपने शब्दों में कैसे लिख लीजिए, कुछ इस तरह से लिख सकते हो। जैसे मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेतु 5 कर्मचारियों की आवश्यकता है जो मैकेनिकल का काम यानी जानकारी रखते हो। योग्यता 12वीं कक्षा और 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान आकर्षण, वेतनमान यानी सैलरी, ये आकर्षक होगी। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए दिनांक 25 मार्च 2027 को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मिल सकते हो। बस कुछ इस तरह से आप बॉडी लिख सकते हो, और राइट साइड में यहां एड्रेस आ जाएगा ताकि कोई इंटरव्यू के लिए आए तो वो सही पते पर पहुंच जाए। सबसे पहले नाम कोई भी लिख सकते हो, रोहन, फिर पद आ जाएगा यानी प्रबंधक यानी मैनेजर भी कह सकते हो उसको, फिर कंपनी का नाम आ जाएगा और अंत में शहर का नाम आ जाएगा। इसके बाद यहां टॉपिक के अकॉर्डिंग चित्र भी बना देना, और सबसे लास्ट में बॉक्स बनाना मत भूलना। अब एक आखिरी उदाहरण देखो जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि विज्ञापन एक्चुअल में लिखना कैसे है। टॉपिक है अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचने के लिए विज्ञापन लिखिए। अब इस टॉपिक में वैसे तो प्रोडक्ट की ही बात है, तो पहली तरह का विज्ञापन भी आप बना सकते हो जिसमें शब्द कम और आर्ट का प्रयोग ज्यादा करना होगा, लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, यहां कोई चीज बेचने के लिए बात की जा रही है तो यहां बीच में सेंटर में आ जाएगा बिकाऊ, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए, ताकि जिसको कुछ खरीदना हो वो समझ जाए कि मुझे यहां कुछ मिल सकता है। उसके बाद बॉडी क्या, मोटरसाइकिल नंबर BRY 4583 हीरो होंडा सिटी डॉन बाइक जो देखने में नई सी प्रतीत होती है, बिकाऊ है। मॉडल नंबर 2021 है, कीमत 30,000 रुपए रखी गई है। मोटरसाइकिल का रंग काला है। इच्छुक व्यक्ति नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। इस तरह से कोई भी सामान बेचने के लिए आप अपने शब्दों में विज्ञापन लिख सकते हो। यहां नाम और पता आ जाएगा, और लास्ट में बॉक्स। बच्चों, साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, बॉक्स जरूर बनाना। नंबर 2, विज्ञापन बहुत बड़ा नहीं लिखना। नंबर 3, चित्र पेन से ही बनाना है, मतलब पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी पिक्चर आप बनाओ तो पेन से ही बनाना। नंबर 4, रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल मत करना। अब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि चित्र बनाना नहीं आता, मतलब पिक्चर आर्ट, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो कि आप चित्र कितना सुंदर बनाते हैं इसके नंबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चित्र आप बना रहे हो, फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो, इसके नंबर मिलते हैं हमेशा, ध्यान रखना। तो बच्चों, जैसा भी हो चित्र बना कर आना, गंदा सा बना देना लेकिन बनाना जरूर। बात समझ आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब संदेश लेखन। अब संदेश लेखन क्या है, जैसे आप कोई संदेश लिखते हो, मैसेज लिखते हो व्हाट्सएप पर या किसी भी आप मैसेंजर पर डालते हो, फेसबुक पर या किसी तरह से भी आप किसी को मैसेज करते हो, तो कैसे मैसेज करते हो, बिल्कुल सरल भाषा में, है ना। सरल भाषा में, बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल एज इट इज, जैसा आप बातचीत की भाषा प्रयोग करते हो ना, बिल्कुल बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके आप संदेश लेखन कर लेते हो, है ना। ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको संदेश लेखन करना है, बिल्कुल सरल भाषा में, कोई बनावटी लैंग्वेज नहीं लिखनी। मैं आपको एक डायरेक्ट संदेश लेखन करके दिखाता हूं, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश लिखिए। अब कोई विशेष उपलब्धि उसने हासिल की है, उसके मित्र के नाम एक संदेश लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम संदेश लिखना है, बड़ा सा, ठीक है। बीच में सेंटर में इस तरह से संदेश लिख दो। यहां पर ऊपर डेट आ जाएगी, सुबह का टाइम आ जाएगा, सुबह का लिखो, शाम का लिखो, आपकी इच्छा है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना ताकि कंजस्टेड ना लगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे प्रिय मित्र, यानी संबोधन करना है। और उसके बाद 2-3 लाइन में, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे मैंने लिखा है यहां पर उस तरह से, कल शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला है और ओलंपिक में तुम्हारा चयन भी हो गया। हालांकि हुआ या नहीं हुआ हमने क्या कहना है, लेकिन हमने तो लिखना है ना। देखकर मन प्रसन्न हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे, हार्दिक शुभकामनाएं। देखो कितना शॉर्ट में और बिल्कुल सिंपल भाषा में यहां पर 2-3 लाइन में उसको संदेश लिख दिया। संदेश लिख दिया, नीचे आपका नाम लिख देना, बस। ये क्या हुआ, ये पूरा संदेश आ गया। इसके बाद एक छोटा सा चित्र जरूर बना देना ताकि आपको एडवांटेज मिल जाए, थोड़ा अच्छे नंबर देने के चांसेस बढ़ जाए। तो ये चित्र आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हो। ये मैंने बस वैसे ही पॉट बना दिया। आप अपनी पेंसिल से, जैसा भी, पेंसिल से नहीं, पेन से बनाना, पेंसिल का यूज मत करना। तो पेन से आप इस तरह से कोई भी कैसा भी कुछ जो टॉपिक से रिलेटेड हो, ये ध्यान रखना, वो आप बना सकते हो। मैंने एक पॉट दे दिया उसको इस उपलब्धि पर, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स आपको लास्ट में बनाना है, ये बात ध्यान रखना। ये बॉक्स आपको बनाना है, उस संदेश लेखन को कवर करना है पूरा। ये बॉक्स लास्ट में इसलिए क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आप 2 लाइन लिखने वाले हो, 3 लाइन लिखने वाले हो या 4।
तो अगर आप जब पूरा लिख लोगे तो आपको एक लेंथ पता चल जाएगी कि कितना आपको बड़ा बॉक्स बनाना है, इसीलिए लास्ट में कह रहा हूं। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश लिखिए। अब शुभकामना देंगे देशवासियों को। अब सबसे पहले तो संदेश लिख दिया है ना, ऊपर डेट आ जाएगी, नीचे टाइम आ जाएगा। टाइम सुबह का इसलिए लिख दिया क्योंकि इस देश को मतलब संबोधित कर रहे हो, और स्वतंत्रता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस रात को तो बनाओगे नहीं, तो इसलिए सुबह का टाइम लिख दिया, बस इतना ध्यान रखना। एक लाइन छोड़ दी है और यहां पर संबोधन करके लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखना है? बहुत सिंपल भाषा में कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे दी। स्वतंत्रता के लिए हमें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी और लंबा संघर्ष करना पड़ा। आओ हम इसी एकता को कायम रखते हुए आज भी आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए सामाजिक एकता अति आवश्यक है। जय हिंद। बस इतना लिख देना, नाम लिख देना, बस इसके बाद एक चित्र बना देना जो टॉपिक से रिलेटेड हो। मैंने यहां तिरंगे का चित्र बना दिया। देखो पेन से बना देना, सिंपल सा बना देना, खराब सा बना देना, लेकिन बना के आना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आपके नंबर कितने कटेंगे। इससे नंबर नहीं कटते। आप गंदा भी बना दोगे ना तो भी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन नंबर तब कट सकते हैं अगर आप नहीं बनाते हो तो। और लास्ट में बॉक्स बनाना मत भूलना, कुछ इस तरह से। बच्चों ये तो था आपका हिंदी ग्रामर और राइटिंग पोर्शन। इसके अलावा भी आपका सिलेबस जो बचा हुआ है पाठों से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, उसका वन शॉट जो मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाया है, तो अभी नहीं बनाया, बिल्कुल लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही बनाया था, तो वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। उसको नेगलेक्ट मत समझना, उसको नेगलेक्ट मत करना, तो आप उसको भी जरूर देखना। वो थोड़े टाइम पहले का जरूर है लेकिन आपके लिए काम का है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। और अगर आपको कोई भी बात अभी भी नहीं समझ में आई, कमेंट बॉक्स खुला है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा के जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बड़ी ही धैर्य से, धीरे से इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं।